हेलो बच्चों, होप यू आर एज गुड एज ऑलवेज। आप देख रहे हैं सोशल बाई कुमार, पढ़ो स्मार्ट सोचो स्मार्ट कुमार सर के साथ। आप बच्चों की हाई डिमांड पर आज हम एक और बहुत ही अमेजिंग और शानदार सफ़र पर साथ चलेंगे। बस हमेशा की तरह सफ़र शुरू करने से पहले हर वीडियो लेक्चर की तरह बच्चों स्क्रीन पर सब्सक्राइब, लाइक और बेल बटन पर क्लिक कर दें और अपने दोस्तों, क्लासमेट्स, कज़िन्स से भी शेयर ज़रूर करें ताकि ज्ञान सब तक पहुँचे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना है बच्चों, ताकि आपको इंस्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। तो बच्चों, वाटर का सफ़र शुरू करें? यस सर, ओके सर, हियर वी गो। वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। क्या समझे आप बच्चों? सर, ये द राइम ऑफ द एंशियंट मरीनर का फेमस कोट है ना? वाह, सही पकड़े हैं बेटा। और ये कोट क्या कहता है? सर, ये जो वाटर है ना, वो हमारे आसपास हर जगह है, लेकिन जब पीने के लिए ढूंढो तब सबको एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं मिलता। बहुत खूब बेटा। तो सर, ऐसा क्यों? और हम ऐसा ना हो ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं, ये जानेंगे इस चैप्टर में हम। करेक्ट बेटा। इतना ही नहीं, वाटर होता क्या है, ये आता कहाँ से है, हमारी अर्थ पर कितना है, किस किस फॉर्म्स में अवेलेबल है, लाइक लेक्स, रिवर्स एंड सीज, कितना हमारे पीने लायक है, अर्थ पर इतना सारा ये वाटर मूव कैसे करता है, कैसे क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, हमारा फ्रेंड कैसे है और कैसे हमारा दुश्मन, ये सब। सर, दुश्मन? उसे तो मैं तुरंत हरा देता हूं, पर वाटर को कैसे हराऊंगा? अरे दोस्त, सर सुनामी की बात कर रहे हैं। करेक्ट बेटा, थैंक्स। एंड हम सुनामी को भी हरा सकते हैं, लेकिन हैं वो कैसे सर? प्रिकॉशन से। सही समय पर अगर दुश्मन का पता चल जाए तो आप बेटर तैयारी करके अपना नुकसान बचा सकते हो ना? यस सर, ये तो है। वैसे ही। ओ वाओ सर, फिर तो मजा आएगा इस चैप्टर में। जरूर आएगा बच्चों। ये चैप्टर आपको सिर्फ साइंस का नॉलेज नहीं, बल्कि अपनी डेली लाइफ में चेंजेस करने का भी मोटिवेशन देगा। सर, तो आज से हम ये प्रॉमिस करते हैं कि हम वाटर को ज्यादा से ज्यादा समझदारी के साथ यूज करेंगे और अपने प्लैनेट को बचाएंगे। वाटर आफ्टर ऑल इज लाइफ। हाँ सर, और आप मुझे जल्दी से ये भी बताना कि क्या तैयारी करनी है जब वाटर दुश्मन बनकर आएगा। मुझे हम सब मिलकर उससे हराएंगे। श्योर बेटा, जल्द ही उस टॉपिक पर आएंगे। श्योर सर। तो ड्राइवर जी को बोल दूं जर्नी पर गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए? जरूर बेटा। बच्चों, यहाँ मैं सबसे पहले आपको हमारी वीडियो फॉर्मेट से इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। लेफ्ट साइड में जो टेक्स्ट इमेज दिख रही है वो आपके चैप्टर की पीडीएफ है, और राइट साइड में आपको मेरे नोट्स दिखाई देंगे इन ब्लू और ऑरेंज कलर। बूंद बूंद से बनता है सागर, हर बूंद में जीवन का आधार, पानी है तो सब कुछ है, वरना सब कुछ है बेकार। वाह सर, क्या बात। बस बस बच्चों, शुक्रिया, थैंक्स। अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी सुपर अमेजिंग जर्नी का पहला टॉपिक, द वाटर साइकिल एंड सोर्सेस ऑफ वाटर। सर, पानी तो बहुत सारा हर जगह है, रिवर्स, लेक्स, ओशंस में, तो फिर हम वाटर साइकिल के बारे में क्यों पढ़ें? बहुत अच्छा सवाल है बेटा। सोचो, एक छोटी सी बूंद साउथ अमेरिका के अमेज़न रिवर से उड़ती है, ठीक है, ओके सर। हवाओं में जाती है, ओके सर। क्लाउड बनती है, ठीक है सर। एंड फिर लेट्स से इंडिया के हरियाणा में बारिश के रूप में टपक जाती है। ओह, क्या ये अमेजिंग नहीं है बच्चों? हाँ सर। और सर, कितनी एक्साइटिंग जर्नी होगी उस ड्रॉप की। सीधा फ्लाई किया यूएसए से इंडिया तक, और दोस्त वो भी बिना एयर टिकट और वीजा के। एग्जैक्टली।
यही है वाटर साइकिल का मैजिक, एक प्रोसेस जो कभी रुकता नहीं। तो क्या अब समझना चाहेंगे? हाँ सर, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल सर, वेरी गुड। तो बच्चों स्क्रीन पर फर्स्ट हेडिंग आप देखो, वॉट। देखिए मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले में भी दिखा रहा हूँ, वॉट। ठीक है, इस हेडिंग में हम देखेंगे, हम जानेंगे क्या है ये वाटर साइकिल। आई एम एक्साइटेड सर। सर आपने इतना मजेदार इंट्रो दे दिया इसका कि पहले तो ये बोरिंग और बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा था, पर अब तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। अभी इसका जब पूरा लाइफ साइकिल्स आप समझोगे बच्चों, तो आपका मजा 4 गुना हो जाएगा। वाह सर, थैंक्स। तो आगे समझते हैं। ओके सर। वाटर साइकिल वो प्रोसेस है जिसमें पानी अपना फॉर्म बदलता रहता है और सर्कुलेट होता है ओशंस, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच में। इसमें 3 मेन स्टेप्स होते हैं बच्चों, जो आपने पहले भी सुने होंगे। हम इन्हें कहते हैं ECP। ECP अभी देखोगे बच्चों, E फॉर इवापोरेशन, C फॉर कंडेंसेशन, P फॉर प्रेसिपिटेशन। हाँ सर, ये तो हमने सुने हैं। वेरी गुड बच्चों। तो इवेपोरेशन क्या होता है? सर मैं बता दूं। हाँ बेटा, जब सूरज की गर्मी पानी को उड़ा देती है और वो वेपर बन जाता है, उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। वेरी गुड बेटा। कंडेंसेशन, सर मैं बता दूं। हाँ बेटा, जब ये वेपर ठंडा होकर क्लाउड्स बन जाता है तो उसे हम कंडेंसेशन होना कहते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। और सर प्रेसिपिटेशन मैं बता दूं। बिल्कुल बेटा। और जब क्लाउड्स भारी हो जाते हैं और पानी बारिश, स्नो या स्लीट के रूप में हमारी अर्थ पर गिर जाती है, उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। बहुत खूब बच्चों, बहुत खूब। और सर हमें उस समय बहुत मज़ा भी दे जाते हैं। हाँ बच्चों, वाकई बारिश में तो सबको बहुत मज़ा आता है। यस सर, सच में। लेकिन रुको रुको, अभी साइकिल कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद होता है कलेक्शन। जब ये पानी रिवर्स, लेक्स और ओशंस में नीचे आकर इकट्ठा होता है और सेम ECP यानी इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन वाली साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। बच्चों इन तीनों स्टेप्स को ECP के रूप में आपको याद रखना है। हम अक्सर ECP को यूज करेंगे चैप्टर को समझते समय। इजी भी है और फन भी। नोटेड सर। सच में सर। नाइसली एक्सप्लेन्ड सर, हम समझ गए। गुड बच्चों। थोड़ी देर में हम इसे डिटेल में दिए हुए डायग्राम फिगर 5.1 जो आपकी बुक में है से भी समझ लेंगे। ओके सर। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इन ऑरेंज कलर, व्हेन। सर ये वाटर साइकिल कब होता है? क्या बारिश के टाइम ही? ना ना बेटा, ये प्रोसेस तो हमेशा चलता रहता है, दिन हो या रात, हर सीजन में। सूरज की गर्मी ही इस साइकिल का तो इंजन है। ओह समझ गए सर, वेरी गुड। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जो पानी हजारों साल पहले था वही आज भी है। मतलब जो पानी आज तुम पीते हो वो कभी किसी ग्लेशियर का पार्ट रहा होगा या किसी ओशन वेव का। अमेजिंग सर। हम तो आरओ से पानी पीते हैं, तो सर आरओ का पानी भी किसी ग्लेशियर या ओशन से आया होगा? बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। हाँ, क्यों नहीं। आरओ का पानी भी तो हमारी सोसाइटी की वाटर की पाइपलाइन से आता है, जिसे आरओ फिल्टर करके हमें देता है। ये पानी उस पाइपलाइन में किसी लेक, रिवर के सोर्स से ही तो आया होगा, और जो पानी उनमें होगा वो हमारी ECP वाली वाटर साइकिल के थ्रू ही तो इकट्ठा हुआ होगा। इसका मतलब पानी कहीं किसी भी जगह से, लाइक फ्रॉम अ ग्लेशियर, ओशन, रिवर, पूरी दुनिया में से कहीं से भी उड़ा होगा और फिर क्लाउड बना होगा और फ्लाई करता हुआ उस सोर्स तक आया होगा, जहां प्रेसिपिटेट होकर बारिश के रूप में गिरा होगा, और हमारे आरओ में उस सोर्स से पाइपलाइन के थ्रू प्यूरिफाई करके सप्लाई होकर आ गया होगा, जिसे आरओ ने फिल्टर करके हमें पीने को दे दिया होगा। यही ना सर? एग्जैक्टली बेटा। शाबाश, कितना बढ़िया एक्सप्लेन किया। बहुत खूब मेरे दोस्त। थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल। पूरा समझ गया सर, वेरी गुड बेटा। अब देखते हैं अगली हेडिंग, वेयर। सर वाटर साइकिल कहाँ कहाँ एग्जैक्टली होती है? हर जगह बच्चों।
ओशंस में, रिवर्स में, माउंटेन्स पे, ग्लेशियर्स में और छोटी सी पुडल तक में भी, मतलब छोटा सा गड्ढा तक में भी। फॉर एग्जाम्पल, अमेजोन रिवर से इवेपोरेटेड पानी हरियाणा में बारिश बन के गिर सकता है। सिमिलरली पानी की एक बूंद तो छोटे से गड्ढे मतलब कि पुडल से भी उठती है, इसलिए हर जगह बच्चों। हाँ सर, मैं छोटे से गड्ढे के पानी भी वाटर साइकिल का पार्ट कैसे हो सकता है, यही सोच रही थी। थैंक यू सर। यू आर वेलकम बेटा। अब नेक्स्ट हेडिंग, वाई, ये प्रोसेस क्यों ज़रूरी है? सर, अगर ये पानी घूमता रहता है और बरसता रहता है तो रिवर्स, लेक्स और ओशंस में कलेक्ट होने के अलावा भी कोई फ़ायदा देता है? बहुत फ़ायदा, बहुत बड़ा फ़ायदा देता है बेटा। सूरज की हीट वाटर को वेपर बनाती है, वेपर कूल होकर क्लाउड्स बनते हैं, फिर बारिश होती है। इसी से अर्थ के पानी का बैलेंस बना रहता है, न ज़्यादा ड्राई न ज़्यादा फ्लडेड। अगर ये साइकिल ना होती तो ना रिवर्स बनती, ना लेक्स रिफिल होती और अर्थ ड्राई डेजर्ट बन जाता। इसका मतलब सर, ईसीपी से वाटर कलेक्शन प्लस इसके घूमते रहने से वाटर बैलेंस ऑन द ग्लोब। वेरी हेल्पफुल सर। सर, इसलिए आपने वाटर को हमारा फ्रेंड बताया सेशन शुरू करते समय। ग्रेट लिसनिंग स्किल्स बेटा। यस, अ ट्रू फ्रेंड इंडीड। नाउ, whom, किसको फायदा होता है? सर, मुझे तो लगता है पूरी अर्थ को फायदा होता है। ब्रिलियंट बेटा। वाटर साइकिल सबके लिए ब्लेसिंग है। प्लांट्स को मिलता है पानी ग्रो होने के लिए, एनिमल्स यूज करते हैं पीने के लिए, ह्यूमंस फार्मिंग, ड्रिंकिंग और डेली लाइफ में बहुत से काम करने के लिए पानी पे हेविली डिपेंड करते हैं। पूरे इकोसिस्टम का सर्वाइवल इसी साइकिल पर डिपेंड करता है। नन ऑफ देम और अस कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। हाँ सर, ये तो फैक्ट है। अब देखते हैं बच्चों, हाउ, कैसे होता है वाटर साइकिल, जो आपने ऑलरेडी व्हाट समझते समय समझ लिया है। कोई बताना चाहेगा? सर, आई रोज माई हैंड द फर्स्ट। हाँ बेटा, आई सॉ योर हैंड। प्लीज आप बताओ। थैंक यू सर। सर, इसमें 3 मेन स्टेप्स होते हैं और एक एडिशनल स्टेप इन्वॉल्व होता है। ओके। फर्स्ट स्टेप, इवेपोरेशन, सूरज पानी को हीट करता है और उड़ा हुआ पानी वेपर बनता है। सेकेंड स्टेप, कंडेंसेशन, वेपर कूल होकर क्लाउड्स बनाता है। थर्ड स्टेप, प्रेसिपिटेशन, क्लाउड से बारिश, स्नो या स्लीट के रूप में पानी नीचे गिरता है। ये थे 3 मेन स्टेप्स। और एडिशनल स्टेप है सर, कलेक्शन, पानी रिवर्स, पॉन्ड्स और ओशंस में इकट्ठा होता है और ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, अ नेवर एंडिंग वाटर लूप। और इस कंटिन्यूअस प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर साइकिल। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। बच्चों, एक जोरदार तालियां हो जाएं इस अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए। थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल, थैंक यू बेटा, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, देखेंगे हम नाउ द रिजल्ट, क्या मिलता है इस प्रोसेस से। सर, रिजल्ट ये होता है कि अर्थ पर पानी का बैलेंस बना रहता है। सर, फ्रेश वाटर कंटिन्यूसली मिलता रहता है और हमारा प्लेनेट ना तो ड्राई होता है न फ्लड में डूबता है। बहुत बढ़िया बच्चों, यही तो है नेचर का परफेक्ट वाटर मैनेजमेंट। और सोर्सेज ऑफ वाटर कौन बताना चाहेगा? सर, दिस टाइम मे आई? श्योर डियर। सर, इट्स फ्रेश एंड सॉल्टी वाटर। एब्सोल्युटली करेक्ट। सर, मैं सेपरेटली फ्रेश और सॉल्टी वाटर के भी सोर्सेज बता दूं? दैट विल बी ऑसम बेटा, प्लीज। मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर हैं रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स और ग्लेशियर्स, और ओशंस और सीज हैं फॉर सॉल्टी वाटर। सर, ये सॉल्टी क्यों होते हैं? गुड क्वेश्चन बेटा। उनमें एक्चुअली सोडियम क्लोराइड नेचुरली प्रेजेंट होता है, वही नमक जो हम घर में यूज करते हैं, इसलिए ओशन का पानी पीने के लायक नहीं होता। ओह, गॉट इट सर, समझ गई। गुड बेटा। तो रिकैप टाइम, कौन इंपॉर्टेंट टेक अवेज बताएगा? सर, हम बारी बारी से बता दें? सर्टेनली बेटा। सर, फर्स्ट, वाटर लिमिटेड है लेकिन एंडलेसली रिसाइकलेबल भी है। सर, सेकंड, सूरज ही इस साइकिल का मेन पावर सोर्स है जिसे वाटर साइकिल का ईसीपी में इवेपोरेशन शुरू होता है।
ये ही नहीं हो पाता तो आगे के स्टेप्स ही नहीं हो पाते। ECP मीन्स इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। 4 stages, 3 main plus 1 additional, evaporation, condensation, precipitation मतलब कि ECP and collection। Fourth step sir, fresh water sources few हैं like rivers, ponds, springs और glaciers and इन्हें कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। और सर फिफ्थ पॉइंट मैं बता दूं, हाँ बेटा, ओशन वाटर सॉल्टी होता है, पीने लायक नहीं। वेरी गुड बच्चों, I am really liking the participation of all the students of this class. Yay! Thank you, sir. Sir, I have a question. जरूर पूछो बेटा। सर अगर पानी रिसाइकिल होता रहता है तो फिर फ्रेश वाटर कंजर्व करने की क्या ज़रूरत है? जैसे मैंने अभी रिकैप में सुना। बहुत ही शानदार सवाल पूछा है बेटा आपने। मैं समझाता हूँ। पानी एंडलेसली रिसाइकिल तो होता है, पर यूजेबल फ्रेश वाटर बहुत लिमिटेड फॉर्म में ही अवेलेबल हो पाता है। दैट इज सिर्फ 2.5% ऑफ अर्थ्स वाटर। बाकी सब ओशंस में है जो सॉल्टी और पीने के लायक नहीं है बच्चों। और ये लिमिटेड वाटर जो फ्रेश वाटर है वो भी पॉल्यूशन, ओवर यूज और क्लाइमेट चेंज से कम होता जा रहा है। रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स और ग्लेशियर्स हमारे नेचुरल वाटर बैंक्स में हैं। अगर ये खत्म हुए तो फ्यूचर में पानी मिलना एक्चुअली बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इवन दो वाटर रिसाइकल्स, क्लीन फ्रेश वाटर को कंजर्व करना ज़रूरी है, क्योंकि पानी है तो जिंदगी है। सर क्या खूब समझाया आपने। दोस्तों इस बार तो सर के लिए तालियां। और बच्चों इस शानदार सवाल पूछने वाले आपके अपने दोस्त के लिए भी जरूर सर। अब बच्चों अब तक आपने समझा उसे फिगर 5.1 से भी क्विकली हम समझ लेते हैं। ओके सर। सर ये तो अब मुझे बहुत इजी लग रहा है, क्या मैं इसे समझाने का ट्राई करूं? क्यों नहीं, श्योर। थैंक यू सर। सर फर्स्ट स्टेप है सन्स हीट। सबसे पहले सूरज की गर्मी ओशंस, रिवर्स, लेक्स और सॉइल में पड़े हुए पानी को हीट करती है। सेकंड इवेपोरेशन। इस गर्मी से पानी वेपर में बदल जाता है, मतलब वाटर वेपर बनकर हवा में ऊपर उठता है। थर्ड स्टेप है ट्रांसपिरेशन। फिर प्लांट्स भी अपने लीव्स के थ्रू वाटर वेपर रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। फोर्थ है कंडेंसेशन। अब ये वेपर ऊपर जाके ठंडी हवाओं से मिलता है और क्लाउड्स बना लेता है। ये स्टेप होता है कंडेंसेशन। फिर होता है प्रेसिपिटेशन। जब क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाते हैं तो पानी रेन, स्नो या स्लीट के फॉर्म में नीचे गिरता है, इसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। फिर आता है कलेक्शन। अब ये पानी रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स और ओशंस में इकट्ठा होता है, इसी को हम कलेक्शन स्टेज कहेंगे। फिर आता है इनफिल्ट्रेशन एंड ग्राउंड वाटर फ्लो। थोड़ा सा पानी जमीन के अंदर चला जाता है, इनफिल्ट्रेट करके वेल्स और स्प्रिंग्स तक पहुंचता है, इसी को हम कहते हैं ग्राउंड वाटर का फ्लो। उसके बाद आता है रन ऑफ। बाकी का पानी लैंड के सरफेस पर फ्लो करता हुआ फिर से ओशंस और सीज में पहुंच जाता है, इसे ही हम कहते हैं रन ऑफ। और फिर साइकिल रिपीट्स। ये प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाता है। सेम पानी बार बार सर्कुलेट होता रहता है अर्थ पर एंडलेसली, बिना रुके। एक्सेलेंट बच्चों, एक्सेलेंट, बहुत खूब बेटा आपने समझाया, बहुत खूब। तुमने तो पूरा वाटर साइकिल एकदम क्लियर और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया बेटा। यही है नेचर का अपना परफेक्ट रिसाइकलिंग सिस्टम। आगे हम दो इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज करने के बाद देखेंगे मेन रिवर्स, लेक्स एंड सीज ऑफ द वर्ल्ड, ओशन सर्कुलेशन, जिसमें वेव्स, टाइड्स, करंट्स और सुनामी का थ्रिलिंग साइंस भी देखने को मिलेगा। टिल देन स्टे हाइड्रेटेड, स्टे क्यूरियस। हाँ सर, पानी पी लेते हैं। सर मैं तो इतना खो गया था कि वाटर पढ़ रहा हूँ लेकिन वाटर पीना ही भूल गया। दैट्स बिकॉज ऑफ योर सुपर इंटरेस्ट बेटा।
लेट्स गेट क्विकली हाइड्रेटेड एज आगे आपकी ज्ञान की प्यास और बढ़ने वाली है। वी आर रेडी सर। तो ड्राइवर जी गाड़ी अब एक्टिविटी 1 और फिर एक्टिविटी 2 की तरफ मोड़ दीजिए। श्योर कुमार सर। ऑलराइट किड्स, नाउ इट्स एक्टिविटी टाइम। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं विच इज कॉल्ड एज मेक योर ओन टेरेरियम। तो सबसे पहले कौन बताएगा मुझे टेरेरियम क्या होता है? सर, टेरेरियम एक आर्टिफिशियल इंक्लोजर होता है जिसमें हम छोटे छोटे हाउस प्लांट्स रखते हैं। एब्सोल्युटली राइट। और हम इसे यहाँ क्यों बना रहे होंगे? सर, क्योंकि आप चाहते हो हम घर में भी पौधे उगाएं। वो तो उगाने ही चाहिए बेटा, बट वाई टेरेरियम एंड दैट ऑल्सो आफ्टर स्टडीइंग वाटर साइकिल। ओह सर, आप हिंट दे रहे हो। इसका मतलब चैप्टर से रिलेटेड ही आंसर होगा। सर्टेनली यस बेटा। सर, मुझे लगता है आप हमें लाइव वाटर साइकिल दिखाना चाहते हो इसलिए। बिंगो, वेरी स्मार्टली गेस्ड बेटा। है सर, सच में हम वाटर साइकिल का नेचुरल प्रोसेस खुद से लाइव भी कर सकते हैं। ट्रूली यस बेटा। ऑसम सर। वाओ सर। तो चलो बच्चों, आईज ऑन द स्क्रीन, लेट्स बिगिन स्टेप बाय स्टेप। ओके सर। सबसे पहले आप वॉट को देखो, ऑरेंज कलर में जो हेडिंग है। टेरेरियम क्या है? टेरेरियम एक मिनी अर्थ जैसा मॉडल होता है एक ग्लास जार के अंदर। इसके अंदर हम देख सकते हैं कैसे वाटर सॉइल, प्लांट्स और एयर के बीच सर्कुलेट करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नेचुरल वाटर साइकिल हमारे प्लैनेट पर होती है। ओह ओके सर। अब व्हेन में देखते हैं कब कर सकते हैं ये एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को हम कभी भी कर सकते हैं बच्चों, स्कूल क्लासरूम में बात करें या घर पर। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि ये एक्टिविटी हमें इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन, याद है ना, ECP, लाइव दिखाएगी। वेरी एक्साइटेड सर। सर, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। यस सर, मी टू। होल्ड योर एक्साइटमेंट बच्चों फॉर जस्ट अ कपल ऑफ मिनट्स एंड यू विल वॉच इट लाइव। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, वेयर। कहाँ बनाते हैं टेरेरियम? ये बनाया जाता है एक बड़े ग्लास जार या ट्रांसपेरेंट कंटेनर में, जैसे एक छोटी सी ग्रीन हाउस। सनलाइट अंदर जाती है लेकिन मॉइस्चर अंदर ही ट्रैप हो जाता है, जिसे अंदर एक परफेक्ट मिनी वाटर वर्ल्ड बन जाता है। ओह, रियली वेरी एक्साइटिंग सर। हाँ सर, रियली वाओ। सर, मतलब ये वाटर साइकिल का मॉडल बन जाता है। एग्जैक्टली और ये तो आंसर भी है हमारे नेक्स्ट हेडिंग वाई का, कि टेरेरियम क्यों बनाते हैं। टेरेरियम का मेन पर्पस होता है स्मॉल स्केल पर वाटर साइकिल को डेमोन्स्ट्रेट करना बच्चों। ये दिखाता है कैसे पानी, सॉइल और प्लांट से ऊपर जाके वेपर बनता है और फिर ड्रॉपलेट्स बनकर वापस नीचे आता है, जैसे मिनी रेनफॉल। ग्रेट सर। अब होम, किसके लिए है ये एक्टिविटी? ये एक्टिविटी स्पेशली आप जैसे प्यारे प्यारे, क्यूट और इंटेलिजेंट क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन की गई है, ताकि आप लोग प्रैक्टिकली देख सको कैसे एक ही पानी बार बार रिसाइकिल होता है और कैसे लाइफ इसी बैलेंस पर डिपेंड करती है। अब मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, हाउ, कैसे बनाए अपना टेरेरियम। हाँ सर, प्लीज आप बताओ ना। श्योर बेटा। एक बड़ा ग्लास जार या ट्रांसपेरेंट कंटेनर लेना है। ले लिया सर, वेरी गुड। उसमें 1/4 तक सॉइल भरना और थोड़ा उसे प्रेस भी करना है। डन सर, और हल्का प्रेस भी कर दिया, वेरी गुड। उसके ऊपर एक पतली लेयर ह्यूमस यानी डिकेड प्लांट मैटर को डाल दो। डन सर। पहले बड़े प्लांट्स लगाओ, फिर छोटे प्लांट्स उनके आसपास। लगा लिया बच्चों? हाँ सर, लगा दिया, वेरी गुड। प्लांट्स और सॉइल पर हल्का सा पानी स्प्रे करो। सर, मैंने पिचकारी से स्प्रे कर दिया है। गुड, किसी भी स्प्रे बॉटल से कर सकते हैं बच्चों। ओके सर। जार को
लिड से अब अच्छी तरह से बंद कर दो। सर, मैंने अच्छे से लिड टाइट कर दी है। ओके। उसे अब आपको सनलाइट के पास रखना है। रख दिया सर, विंडो के पास जहां सनलाइट आ रही थी। बहुत बढ़िया बच्चों। अब देखो रिजल्ट ऑब्जर्वेशन में क्या देखने को मिल रहा है। सर, पानी सूख रहा है, मतलब सूरज की गर्मी से जार के अंदर वाटर इवोपरेट हो रहा है। वाओ, यस बेटा, वेरी गुड। सर, अभी इनर वॉल्स पे ड्रॉपलेट्स बनने लग गई हैं। सो व्हाट डज दिस मीन? गेस करो तो। Oh, it means condensation, sir. Amazing. And sir, I can see those droplets are pouring down back on the soil. So, it means, sir, precipitation. यानी सर, हमारे जार के अंदर ही एक मिनी वाटर साइकिल चलने लगी है। बिल्कुल बच्चों, जार के अंदर एक सेल्फ सस्टेनिंग मिनी इकोसिस्टम बन गया है, जहां वाटर इवेपोरेट हो रहा है, कंडेंस हो रहा है और प्रेसिपिटेट हो रहा है, और ये होता रहता है कंटिन्यूअसली। और एक इंटरेस्टिंग बात, कोई एक्स्ट्रा वाटर भी नहीं चाहिए अब आपको, क्योंकि ये पानी नेचुरली रिसाइकिल होता रहेगा, बिल्कुल अर्थ की रियल वाटर साइकिल की तरह। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टेरेरियम हमें ये भी समझाता है कि पानी लिमिटेड है, लेकिन रिसाइकलेबल भी। अगर हम अपनी रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स और ग्लेशियर्स को संभाल कर रखें तो ये साइकिल हमेशा बैलेंस में रहेगी और हमें फ्रेश वाटर हमेशा मिलता रहेगा। सो वी शुड रिमेंबर that the water cycle is not just a topic of social science, it's the lifeline of our planet. पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि हम सबका फर्ज है बच्चों, मेरा भी और आपका क्लास 7th से ही, एंड सबका, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों। सर, सुपर, वाओ सर, मजा आ गया। थैंक्स टू एनसीईआरटी बच्चों, उन्होंने इतनी क्रिएटिविटी वाली एक्टिविटी सोची इस अमेजिंग टॉपिक को समझाने के लिए। ट्रूली सर, थैंक यू एनसीईआरटी। हाँ सर, थैंक यू एनसीईआरटी फॉर कमिंग अप विथ दिस एक्टिविटी, एंड थैंक यू कुमार सर ऑल्सो फॉर एक्सप्लेनिंग इट सो ब्यूटीफुली। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। सो किड्स, नेक्स्ट टाइम जब बारिश देखो या क्लाउड्स देखो तो याद रखना है वही प्रोसेस तुम्हारे टेरेरियम के अंदर भी चल रहा है। सो ब्रावो जिन बच्चों ने ये लाइव कर लिया, और जो नहीं कर पाए, गेट रेडी विथ योर जार्स और घर पर ट्राई करना ये एक्सपेरिमेंट विथ मैंडेटरी प्रेजेंस ऑफ सम एल्डर, क्योंकि कांच का जार इन्वॉल्व होगा ना, इसलिए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक पिक्चर्स ऑफ योर टेरेरियम and share them with your class and subject teachers at your school. कुमार सर, हाँ ड्राइवर जी, अब एक्टिविटी 2 की तरफ मोड़ लूं? जरूर ब्रदर, बट बच्चों को एक मैप समझाना है, उसके बाद प्लीज। श्योर सर, थैंक यू, प्लेजर इज ऑल माइन कुमार सर। ऑलराइट, अब आपके सामने है फिगर 5.2 वर्ल्ड मेजर सीज, लेक्स एंड रिवर्स। इसमें हम देखने वाले हैं कैसे मेजर वाटर बॉडीज दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। वाटर बॉडीज यानी सीज, लेक्स और रिवर्स का वर्ल्ड मैप। और बिलीव में बच्चों, याद रखने के लिए बहुत सारा फन भी है। थैंक यू सर। सबसे पहले सीज यानी सॉल्ट वाटर बॉडीज। आप में से कोई कुछ सीज के नाम बताना चाहेगा? यस सर। सर, मैंने सबसे पहले हैंड रेज किया। यस बेटा, आई सॉ दैट। प्लीज सर, कैरेबियन सी। नाउ सर, हम बाकी कुछ बारी बारी बता दें? यस बच्चों, ओके सर। सर, मेडिटेरेनियन सी। सर, अरेबियन सी। सर, बे ऑफ बंगाल। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलो, मैं पूरी लिस्ट बता देता हूं आपको। आप स्क्रीन पर देखिए बच्चों। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं सीज में कैरेबियन सी, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच। अब देखो,
मेडिटेरेनियन सी, यूरोप और अफ्रीका के बीच। अब ब्लैक सी, टर्की के नॉर्थ में, यूरोप एशिया बाउंड्री पर। देखा आप लोगों ने? हाँ सर, तीनों क्लियर हैं, वेरी गुड। फिर हम देखेंगे कैस्पियन सी, यूरोप और एशिया के बीच। ओके ओके सर। फिर रेड सी, अफ्रीका और एशिया के बीच। फिर हम देखेंगे अरेबियन सी, इंडिया के वेस्ट में, एशिया। फिर हम देखेंगे बे ऑफ बंगाल, इंडिया के ईस्ट में, एशिया का पार्ट है। फिर हम देखेंगे साउथ चाइना सी, चाइना के साउथ ईस्ट में, अगेन पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। फिर हम देखेंगे ईस्ट चाइना सी, चाइना के ईस्ट में, एशियन कॉन्टिनेंट में। फिर हम देखेंगे कोरल सी, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में, जिसे हम ओशिनिया भी कहते हैं। वाओ सर, सो मेनी। और याद रखने का एक ट्रिक भी है। ट्रिक भी है? हाँ बच्चों, ट्रिक भी है। आप देखो आपकी स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे, क्रेजी मैन बाय रेड अरेबियन बिरयानी सो ईगरली कुक्ड केयरफुली। वाह सर, बिरयानी। सर, वाटर का चैप्टर पढ़ते हुए प्यास और बिरयानी सुनते ही भूख लग गई। जरूर बच्चों, लगेगी ही, बिरयानी होती है इतनी मजेदार। हर वर्ड एक सी का फर्स्ट लेटर याद दिलाएगा। आप देखिए। हाँ सर, इट्स रियली ग्रेट, इट्स रियली सुपर फनी एंड इजी सर। कूल बच्चों। अब हम देखेंगे नेक्स्ट में लेक्स, यानी इनलैंड फ्रेश या सॉल्ट वाटर बॉडीज। ओके ओके सर। यहां तक हमने देखा था हमारे सीज को। अब देखिए आपके सामने है मेजर लेक्स, मोस्टली कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका में है। पहली है ग्रेट बियर लेक, जो आपके सामने पर्पल कलर के एरो से मैंने शो की है। हाँ सर, दिख गई, वेरी गुड। नेक्स्ट है जस्ट उसके नीचे ग्रेट स्लेव लेक। ओके सर। देन वी हैव लेक विनीपेग, ये सब कनाडा में। ओके सर। देन वी हैव लेक सुपीरियर, और उसके बाद लेक ह्यूरॉन, यूएसए और कनाडा दोनों में होते हुए जाती है। ओके सर। उसके बाद है सॉल्ट लेक सिटी, लेक सॉल्ट लेक कहते हैं इसे, जो कि यूएसए में है। ओके सर। फिर कैस्पियन सी, जो हमने सी में भी पढ़ा था, ये एक्चुअली बहुत बड़ी लेक है, एक इनलैंड लेक की तरह काम करती है यूरेशिया में, तो ये दोनों में काउंट होती है। ओके सर। और अफ्रीका में बच्चों लेक विक्टोरिया, तंजानिया, युगांडा, केनिया, तीनों को ये कवर करती है। और इस ट्रिक को याद करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से स्क्रीन पे देखेंगे और हम देख सकते हैं ग्रेट ग्रेट विन सुपर हीरो सॉल्ट कैस्पियन विक्टोरिया। हाँ सर, सुपर। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा बच्चों, वैसे आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हो सकता है मैप में मार्क करने के लिए आए, तो आपको पता होना चाहिए इनकी लोकेशन कहाँ है। फिर भी कुछ स्कॉलर बच्चों को ऐसा लगता है कि उनको याद करना चाहिए, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे इन ट्रिक्स को मेंशन किया है, तो स्ट्रेस नहीं लेना है बच्चों। नहीं सर, वैसे तो ये सुपर इजी आपने बना दिया है, पहले बहुत ट्रॉमेटिक लग रहा था कि इतने सारे नाम हमें याद करने पड़ेंगे, हम तो अभी 7th क्लास में हैं। हाँ बच्चों, मैं समझता हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, किसी को ऐसा लगता है कि उसे इसे याद करना चाहिए, उसको उसकी समस्या को आसान करने के लिए मैंने इनको डिस्प्ले में लगाया है। रेस्ट यू ऑल डोंट हैव टू वरी। थैंक यू सर। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं रिवर्स पर। देखा जाए रिवर्स पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, हमने ऑलरेडी देख लिया सीज, फिर हमने देख लिया लेक्स, अब हम देखेंगे रिवर्स। ओके सर। पहली मिसिसिपी रिवर यूएसए में, दूसरी अमेज़न रिवर ब्राजील में जो कि साउथ अमेरिका में है, फिर नाइजर रिवर को देखेंगे जो कि वेस्ट अफ्रीका का पार्ट में है, नाइल रिवर को देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, इजिप्ट और सूडान से होते हुए जाती है, फिर कॉन्गो रिवर सेंट्रल अफ्रीका, फिर ऑरेंज रिवर सदर्न अफ्रीका, फिर
डैन्यूबे रिवर, यूरोप, देखो ऊपर टॉप पे डैन्यूबे यूरोप में। ओके सर, दिख गई, वेरी गुड। देन गंगा रिवर, आर्गेंजेस, इंडिया में, हाँ सर दिख गई। और ब्रह्मपुत्र रिवर जो इंडिया से होते हुए बांग्लादेश को जाती है। ओके सर। देन होंग हो, जिसे हम येलो रिवर भी कहते हैं, चाइना में, ये देखो यहाँ पर। ओके सर। एंड देन डार्लिंग रिवर जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, देखो यहाँ पर। ओके सर। और याद रखने की ट्रिक भी बच्चों हम लोग देख लेते हैं। ओके सर, देखो आपके स्क्रीन पर, मिस अमेजिंग नाइट क्लब ऑफर्स ऑरेंज ड्रिंक्स गिविंग बिग हैप्पी डांस डेली। ओह, अगेन वेरी फनी सर। हाँ सर, ट्रिक्स तो बहुत इंटरेस्टिंग है। कूल बच्चों। सो इन टोटल हमने देखा 10 मेजर सीज, 8 लेक्स और 11 रिवर्स। ये सब दुनिया के इम्पॉर्टेंट वाटर सोर्सेज हैं जो लाइफ के लिए क्रिटिकल हैं। और बच्चों याद रखो, जैसे हमने सीज, लेक्स और रिवर्स के नेम्स को फन ट्रिक से याद किया, वैसे ही इन वाटर बॉडीज की लोकेशन और इम्पोर्टेंस को समझना भी जरूरी है। पानी सिर्फ ग्लास या बकेट में ही नहीं, दुनिया भर के सीज, लेक्स और रिवर्स में सर्कुलेट करता है, और इसी सर्कुलेशन पर जिंदगी डिपेंड करती है। सर मुझे तो इतना क्लियर एक्सप्लेनेशन देखकर मैप पर इनकी लोकेशंस भी याद हो गई। हाँ सर, आपने खूब इन्हें सीक्वेंस में जो लगा दिया कि इट्स लुकिंग सुपर इजी नाउ। और सर आपकी दी हुई ट्रिक्स तो सुपर कूल लगी मुझे, मैं एक भी नाम अब नहीं भूलूंगा। सो सबसे बड़ा चैलेंज होता, पर अब नहीं है। थैंक यू फॉर योर फीडबैक बच्चों। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे वाटर बॉडीज का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अर्थ पर पानी कैसे और कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके सर, सबसे पहले ऑरेंज हेडिंग में देखो, व्हाट की, अर्थ की सरफेस का अराउंड 3/4 पार्ट वाटर है और ओनली 1/4 लैंड। ये तो आप सबको पता ही होगा। हाँ सर, ये तो हमने कई बार पढ़ा है। बिल्कुल सही बच्चों, लेकिन ध्यान देना है, सारा का सारा पानी यूजेबल नहीं है। हाँ सर, ये तो है, ज्यादातर पानी सॉल्टी ओशंस में है और सिर्फ छोटा सा पोर्शन फ्रेश वाटर है जो हम ह्यूमंस यूज कर सकते हैं। सर मतलब सिर्फ ओशंस का पानी ड्रिंक नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, ओशंस का पानी सॉल्टी होता है और सिर्फ 2.7% पानी फ्रेश वाटर है, और उसका भी ज्यादातर आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में लॉक है, मतलब डायरेक्टली यूज करना मुश्किल है। नेक्स्ट वेन में देखेंगे बच्चों, ये डिस्ट्रीब्यूशन तब से है जब से अर्थ बनी, और पानी का कंटेंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है बिकॉज वाटर साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। ओके सर, समझ गए। वेयर में बच्चों देखेंगे, वाटर हर जगह है, ओशंस, आइस कैप्स, रिवर्स, लेक्स, अंडरग्राउंड लेयर्स, एटमॉस्फेयर, इनलैंड सीज, हर जगह। वाई बताता है, जो हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा कि अर्थ पर पानी को काफी ज्यादा हम देखते हैं, लेकिन 97.3% तो उसमें से सॉल्टी है और ड्रिंकिंग या फार्मिंग के लिए यूज नहीं हो सकता। सिर्फ 2.7% फ्रेश वाटर है और उसका भी मेजॉरिटी आइस कैप्स में लॉक्ड है। और इसे स्क्रीन पर बच्चों हेडिंग होम में हम समझ पाएंगे, जिससे सब लिविंग बींग्स अफेक्टेड हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, क्योंकि लाइफ फ्रेश वाटर पर डिपेंड करती है। और अनइवनली अवेलेबिलिटी की वजह से कई कंट्रीज में वाटर स्केर्सिटी भी हो जाती है। हाउ में इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम समझ लेते हैं। ओके सर, आइस कैप्स 2% मोस्टली पोल्स पर। ओके, ग्राउंड वाटर 0.68%, ठीक है सर। फ्रेश वाटर लेक्स में 0.009% है बच्चों। ओह सर, बहुत छोटा हो गया ये तो। हाँ बेटा, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स में देखो, सेम 0.009%। ओके सर, एटमॉस्फेयर में 0.0019 और कम। हाँ सर, रिवर्स में तो कितना कम देखो, 0.00 नहीं बल्कि 0.0001%। सर रिवर्स में इतना कम पानी? हाँ बेटा,
और सम टोटल लेस देन 3% है, बाकी 97.3% तो सॉल्टी ओशन वाटर है। वाओ सर, क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। और याद रखने के लिए इजी ट्रिक भी दी है बच्चों, ऑयल गैस एफ। सर ये तो आसान है। हाँ बच्चों, ये बहुत आसान है। O for oceans, I for ice caps, L for lakes, G for groundwater, A for atmosphere, S for seas and salt lakes, and F for fresh rivers, sir. Very good बच्चों। Sir, you made it so easy to remember. Thank you so much. Yes sir, this trick of yours always works. मुझे तो अभी याद हो गया। I know बच्चों, thank you। बच्चों, स्क्रीन पर डू यू नो भी दिए हुए हैं, तो कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? सर, फर्स्ट वाला मैं कर दूं और सर सेकंड मैं करूंगी। ओके माय स्वीट स्टूडेंट्स, ओके। डू यू नो फर्स्ट, सैलिनिटी का मतलब है वाटर में कितना सॉल्ट है, मतलब 1000 ग्राम्स वाटर में कितने ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है। ओशन का एवरेज सैलिनिटी लगभग 35 पार्ट्स पर 1000 है, यानी हर 1000 ग्राम्स ओशन वाटर में 35 ग्राम सॉल्ट होता है। बहुत खूब बेटा, बहुत प्यारा समझाया, थैंक यू सर। डू यू नो टू, डेड सी जो इजराइल में है उसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, लगभग 340 ग्राम सॉल्ट पर लीटर ऑफ वाटर। इस हाई सॉल्ट कंटेंट की वजह से वाटर बहुत डेंस हो जाता है, इसीलिए लोग इजीली फ्लोट करने लगते हैं बिना डूबे हुए। ऑसम सर, सो अमेजिंग। एक जगह 35 ग्राम्स तो दूसरी जगह 340 ग्राम्स। वाओ, यस बेटा, एंड बोथ ऑफ यू सुपर एक्सप्लेनेशन। स्टूडेंट्स, प्लीज थैंक देम विद अ गुड राउंड ऑफ अप्लॉज। ये थैंक यू बच्चों। ड्राइवर जी, अब आप श्योरली एक्टिविटी 2 पर ले चलें। सुपर एक्टिविटी 2 कहिए सर, as the last one was awesome. Okay beta, for the super activity 2 we are ready sir. On the way Kumar sir. Thank you driver जी। Alright kids, अब हम करेंगे activity 2 to demonstrate water distribution on earth. What में देखो बच्चों स्क्रीन पर, ये एक्टिविटी दिखाएगी अर्थ पर कितना वाटर है, उसमें से कितना सॉल्टी है और कितना एक्चुअली यूजेबल फ्रेश वाटर है। मतलब सर, इस एक्टिविटी से ये पता चलेगा कि अर्थ का ज्यादा पानी हम यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बेटा, और कितना, वो भी। अमेजिंग सर, वेरी इंटरेस्टिंग सर। सर सच में हम ये देख पाएंगे? बच्चों कोई शक? पहले मैं भी कहा था तो देखा ना। हाँ सर, वो तो है सर, कोई शक नहीं, बिल्कुल देखेंगे। वेरी गुड बच्चों। अब स्क्रीन पर वाई में देखो। इस एक्टिविटी का पर्पस है समझाना कि ज्यादातर वाटर आइस कैप्स या अंडरग्राउंड में लॉक है और जो अवेलेबल है वो बहुत लिमिटेड है। ओके सर। वेयर में बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट कहीं भी किया जा सकता है, क्लासरूम हो या घर या इन्वायरमेंटल साइंस एक्टिविटी के दौरान भी। वाह, बढ़िया है सर फिर तो। हाँ बेटा। अब हाउ में, पहले टेक अ बॉटल ऑफ 1 लीटर और 2 लीटर्स, क्योंकि हमें 2 लीटर पानी लेना है बच्चों। फिल द बॉटल और द बॉटल्स विथ टैप वाटर। टेक अ बिग बाउल विच कैन एकोमोडेट दीज 2 लीटर्स ऑफ वाटर इजिली। अब एक बड़ी कटोरी जिसमें 12 स्पून वाटर आ सके, और उसके बाद 4 अलग कटोरियां ले लेना जिसमें हम 2-4 चम्मच 6 चम्मच पानी की जगह देख पा रहे हों, और एक स्टील का स्पून लेना है जिसके पास जिस साइज का भी हो। ले लिया सर? हाँ सर, ले लिया हमने। वेरी गुड। नाउ स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना आप सब, साथ साथ करते भी चलना है बच्चों। यस सर, वी आर रेडी। वेरी गुड। अब 2 लीटर पानी को आपको उस बड़े से बाउल में डालना है एज टू रिप्रेजेंट अर्थ का टोटल वाटर। ले लिया सर, बहुत बढ़िया। मेजर आउट 12 स्पून्स ऑफ वाटर इनटू अनदर बाउल। ये रिप्रेजेंट करेगा अर्थ का टोटल फ्रेश वाटर। ओके सर, ले लिया सर। सर 12 चम्मच पानी ना? हाँ बेटा, जो बड़ी कटोरी ली थी उसमें डाल दो।
डाल दिया सर, वेरी गुड। अब बच्चों जो वाटर मेन कंटेनर में बच गया, जिसमें आपने 2 लीटर पानी डाला था, वो फिर कैसा वाटर होगा जरा बताना तो। सर सॉल्टी ओशन वाटर है वो तो। वेरी गुड बच्चों, आपने अच्छे से एक्टिविटी करनी शुरू की है। यस सर, वी आर अटेंटिव। वेरी गुड बच्चों। अब फ्रेश वाटर 12 स्पून्स का ब्रेकडाउन देखेंगे। ओके सर। सर मतलब जो 12 चम्मच पानी लिया था, अब उसका ब्रेकडाउन आएगा। हाँ बच्चों, 9 स्पून्स पानी को उस 12 चम्मच में से एक कटोरी में डालो। ये हमें बता रहा है कि कितना पानी आउट ऑफ द 2 लीटर्स आइस कैप के फॉर्म में है। ओ मतलब सर जो 2 लीटर पानी लिया था उसमें से 12 चम्मच फ्रेश वाटर हुआ अर्थ पर। हाँ बच्चों, 12 चम्मच ही, जितना पानी आपको दिख रहा है उस बड़ी सी कटोरी में, उतना सिर्फ फ्रेश वाटर है अर्थ पर। अब उस फ्रेश वाटर में से हमने 9 चम्मच पानी को निकाला, ये दिखाने के लिए कि उस फ्रेश वाटर का जितना वॉल्यूम आप उस कटोरी में देख रहे हो ना, 12 चम्मच है, उसमें से 9 चम्मच तो आइस कैप्स के फॉर्म में है। ओ माय गॉड सर, तो पीने लायक पानी तो बहुत थोड़ा सा बचा। हाँ बच्चों, यही तो आपको समझाना है। 2 स्पून्स अलग कटोरी में, ये हुआ अब आपका ग्राउंड वाटर। मतलब सर 9 चम्मच हमने अलग कर दिया, वो चला गया हमारा आइस कैप्स में। यस बेटा। फिर सर बचे हुए पानी से जो 3 चम्मच पानी है, उसमें से 2 चम्मच पानी हमें दूसरी कटोरी में डालना है। एब्सोल्युटली करेक्ट। वो 2 चम्मच पानी जो है वो है ग्राउंड वाटर। बिल्कुल सही बेटा, ब्रावो। ओके सर, समझ गए। अब बच्चों आधा चम्मच पानी अलग कटोरी में डालो, ये हुआ फ्रेश वाटर लेक्स। ओ ठीक है सर, अब तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी बचा। हाँ बेटा, लगभग आधा चम्मच पानी ही बचा है आपकी 12 चम्मच वाली कटोरी में। हाँ सर, करेक्ट। अब उसमें से एक ड्रॉप को लेना है, सिर्फ एक ड्रॉप, उसको आपकी 4th कटोरी में डाल दो। सर एक ड्रॉप? हाँ बेटा। ये जो एक ड्रॉप है, ये क्या बताती है? सर क्या बताती है? बच्चों इतना सरप्राइज मत हो, ये फ्रेश वाटर रिवर्स के रूप में चीजों को बता रही है कि रिवर्स का पानी सिर्फ इतना है। माय गॉड सर, रिवर तो इतनी बड़ी होती है, लेकिन वर्ल्ड के पानी के सामने रिवर में पानी सिर्फ एक बूंद के बराबर है। ब्रिलियंट बेटा, यही इस एक्टिविटी का मेन उद्देश्य था। जो पानी में बड़ी कटोरी में बचा है उसे आप अलग रख देना। ओ सर, मतलब रिवर्स के लिए सिर्फ एक ड्रॉप वाटर अवेलेबल है। एग्जैक्टली। अमेजिंग आई ओपनिंग एक्टिविटी सर। ये एक्टिविटी तो क्लियरली शो करती है कि अर्थ का मैक्सिमम पानी यूजेबल ही नहीं है। तो इमीडिएटली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लिमिटेड फ्रेश वाटर है सर, उसको कंजर्व करें और प्रोटेक्ट करें। सर हम सुनते तो थे, लेकिन कभी रियलाइज नहीं कर पाते थे। सर इस एक्टिविटी ने तो सच में हमारी आंखें खोल दी। सर टैप का कितना पानी हम वेस्ट कर देते हैं, सर शावर का कितना वेस्ट कर देते हैं। सर मैं तो रोज बाथटब में नहाता था, उसमें कितना पानी वेस्ट कर देते हैं। सर मेरी मेड जो डोमेस्टिक हेल्प है, वो तो बहुत यूटेंसिल्स को धोते समय भी पानी वेस्ट करती है। हाँ बच्चों, इवन जो आरओ से इतना पानी डिस्कार्ड होता है, उसके लिए भी हमें बेटर आरओस को लगाना चाहिए, ताकि वो पानी भी वेस्ट ना हो, या उस पानी को हम अलग तरह से यूज कर सकें। सच में सर, आज तो बहुत अच्छे से समझ में आया पानी की अहमियत। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चों। सर हमारे दोस्त के आंसर और आपके सुपर्ब एक्सप्लेनेशन के लिए क्या एक बार फिर हो जाए? बहुत जरूरत लग रही है एनर्जी की। जरूर बच्चों, जरूर हो जाए। सो बच्चों ये भी ध्यान रखना है, इवन दो अर्थ लुक्स वाटरी, फ्रेश वाटर एक ट्रेजर है, और हर ड्रॉप एक गोल्ड कॉइन या एक डायमंड जैसे इंपॉर्टेंट। वेरी ट्रू सर। एक छोटा सा डू यू नो भी दिया हुआ है बच्चों, इसे क्विकली देख लेते हैं। सर ये आसान है, मैं बता दूं? वाई नॉट बेटा। मार्च 22 को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम सबको पानी बचाने की ज़रूरत और उसकी इम्पोर्टेंस याद दिलाई जाती है।
अलग अलग तरीकों से लोग पानी के कंजर्वेशन के मैसेज को स्प्रेड करते हैं, जैसे रैलीज, पोस्टर मेकिंग, स्पीचेस और अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू। इसका मेन पर्पस होता है लोगों को समझाना कि पानी लिमिटेड है, और अगर हमने इसे समझदारी से यूज नहीं किया तो फ्यूचर में पानी की कमी एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब, थैंक यू। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ ही एक और मॉरल वैल्यूज पर बेस्ड एक्टिविटी है, क्विकली इसको भी देख लेते हैं। श्योर सर, इस एक्टिविटी में हम फील करेंगे वाटर की इम्पोर्टेंस और सीखेंगे इसको कंजर्व करने के तरीके। बच्चों ये पोस्टर क्या दिखा रहा है? सर ये पोस्टर हमें बता रहा है कि पानी कितना जरूरी है, कैसे दुनिया के कई हिस्सों में पानी की कमी यानी वाटर की स्केर्सिटी हो गई है, एक बड़ी समस्या के रूप में यह उभर कर सामने आई है। हेडलाइंस में लिखा हुआ है, मेनी रिवर्स ड्राइंग आउट, कोपिंग विथ वाटर स्केर्सिटी, एवरी ड्रॉप काउंट्स। मतलब हर बूंद पानी कीमती है, और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारी नदियां सूखी हो जाएंगी। वेरी वेल एक्सप्लेन बेटा। अब इसे समझते हुए कुछ सवाल भी दिए हुए हैं। पहला सवाल, वाटर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? बारी बारी से आंसर करना है बच्चों। किसी ने अगर अब तक जवाब नहीं दिया है या क्वेश्चन नहीं पूछा है, उससे हम पहले शुरू करेंगे इस बार। कौन है भाई ऐसा? सर हम सबने लगातार पार्टिसिपेट किया है। हाँ सर मैं तो देख रहा हूँ। सर मैंने चेक कर लिया सर, ऐसा कोई भी नहीं है। ओके, तो किसने सबसे कम अटेम्प्ट किया है उससे शुरू करते हैं। सर मैं करूं? बहुत अच्छा बेटा, आई सॉ यू आंसरिंग द लीस्ट। हाँ सर सारे बच्चे आंसर दे रहे थे, और सर थोड़ा सा मैं कम बोलता भी हूँ। अरे पार्टिसिपेशन में हैंड रेज करना है। ट्राई टू रेज योर हैंड एट एवरी क्वेश्चन यू वांट टू आंसर और यू वांट टू आस्क। श्योर सर। सर वाटर सभी लिविंग बींग्स के लिए इसेंशियल है, ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स। इसके बिना कोई सरवाइव नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। और कोई? सर वाटर चाहिए पीने, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए। एग्जैक्टली। और एक पॉइंट बच्चों, सर हमारे बॉडीज को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए वाटर चाहिए। बिल्कुल। और याद रखो वाटर नेचर का बैलेंस मेंटेन करता है और पूरे इकोसिस्टम को भी सपोर्ट करता है। नोटेड सर, बहुत बढ़िया। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। कौन बता सकता है कि वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? चलो पहले होम से स्टार्ट करते हैं। सर घर पर टैप्स को टाइटली बंद करके और ब्रशिंग या डिश वॉशिंग के समय वाटर वेस्ट ना करके। वेरी गुड। सर लीकिंग टैप्स और पाइप्स को भी तुरंत फिक्स करके। बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली करेक्ट। शावर और बाथटब के बजाय बकेट का यूज करके नहाने के समय। एक्सेलेंट पॉइंट बेटा। वॉशिंग वेजिटेबल्स या क्लोथ्स का वाटर फ्लोर क्लीनिंग या प्लांट्स को पानी देने के लिए रीयूज करके भी तो कर सकते हैं सर। ट्रू, वेरी यूनिक एंड यूजफुल पॉइंट। और रेन वाटर हार्वेस्ट करके स्टोर करें और उसे घर के काम में इस्तेमाल भी करें। परफेक्ट। ये सारे पॉइंट्स हो गए आपके घरों के लिए। अब बात कर लेते हैं स्कूल में कैसे कर सकते हैं। सर स्कूल में भी टैप्स को प्रॉपरली क्लोज करके माइंडफुली वाटर यूज करने के बाद। ब्रिलियंट, वेरी वेल थॉट। लीकिंग टैप्स और पाइप्स को रिपेयर करवा के वॉशरूम्स और ड्रिंकिंग एरियाज के। वेरी गुड बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट। सर ट्रीज प्लांट करके और स्टूडेंट्स को वाटर सेविंग के इम्पोर्टेंस के लिए अवेयर भी करके ड्यूरिंग असेंबलीज, वाया डिस्प्ले बोर्ड्स और स्मॉल पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन्स के थ्रू भी। कूल, गुड इनिशिएटिव्स यू टॉक्ड अबाउट। स्कूल रूफ से रेन वाटर कलेक्ट करके गार्डनिंग या क्लीनिंग में फिर उसे इस्तेमाल करके भी ना सर। यस बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत बढ़िया बच्चों। सर कंक्लूजन मैं बता दूं? अरे वाह, व्हाई नॉट। तो कंक्लूजन ये है, एवरी ड्रॉप काउंट्स। अगर हम वाटर को वाइजली यूज करें घर और स्कूल में तो हम वाटर स्केर्सिटी प्रिवेंट कर सकते हैं और इस प्रेशियस रिसोर्स को फ्यूचर के लिए प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। ब्रिलियंट बेटा, याद रखो
वाटर ही लाइफ है और इसे सेव करना हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस सर, हम करेंगे। हाँ सर, आपके स्पून वाली एक्टिविटी ने तो सच में हमारी आंखें खोल दी। सर, मैं तो अभी भी शॉक में हूँ, इतना कम पानी हमारे पीने के लिए कैसे हो सकता है? सर, क्या अर्थ ने हमारे साथ चीटिंग की है? नहीं बच्चों, वी जस्ट नीड टू बी माइंडफुल। अगर हम इस बात की इम्पोर्टेंस को आज समझ लेंगे, पानी को बचा के चलेंगे, तो जितना पानी आप देख रहे हो और सोच रहे हो कि बहुत थोड़ा है, वो आपको लगेगा कि बहुत है। लेकिन अगर सोच के नहीं चलेंगे, तब ये समस्या का कारण बनेगा। हाँ सर, ये तो आपने सही कहा। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। ओके सर। ड्राइवर जी, अब हमारी बस को सी बीच वाले रिजॉर्ट पर ले चलिए। श्योर कुमार सर। वाओ सर, इस रिजॉर्ट से तो सी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। हाँ बच्चों, एब्सोल्युटली क्लियर टू सिट एंड वॉच। और सर, यहाँ से तो रिजॉर्ट का स्विमिंग पूल भी दिख रहा है। कितना ह्यूज पूल है इनका। ट्रू बेटा। अब जरा इमेजिन करो, एक तरफ एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है और दूसरी तरफ ह्यूज ओशन। देखो, आपकी बुक में फिगर 5.3 में पैसिफिक ओशन दिखाया गया है। बगल में ग्लोब पर देखो, ये कितना विशाल है। हाँ सर, बीच पे तो काफी बड़ा दिख रहा था, लेकिन ग्लोब पे तो ये एक्चुअली इतना बड़ा है। सर, पूरा नॉर्थ अमेरिका, पूरा साउथ अमेरिका, और सर राइट साइड पे भी हम देख पा रहे हैं घूमता हुआ जो पूरे यूरोप, एशिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया सब तक कवर कर रहा है। हाँ बेटा, पूरे जितनी कंट्रीज आपने बताई, इनके बीच का जो एरिया है, दैट बिग इज पैसिफिक ओशन। तो जो बीच पे दिख रहा है, वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं, वो तो छोटा सा एक व्यू है। अमेजिंग सर, ट्रू। अब वापस देखते हैं बच्चों। देखो यहाँ दोनों में पानी है, लेकिन क्या दोनों एक जैसा बिहेव करते हैं? थिंक फॉर 2 minutes। सर, स्विमिंग पूल का पानी तो बिल्कुल स्टिल है, लेकिन ओशन का पानी हमेशा मूव कर रहा है। वेव्स आ जा रही हैं। सुपर्ब ऑब्जर्वेशन बेटा। ओशन कभी स्टैटिक नहीं रहता, इट्स ऑलवेज इन मोशन। सर, स्विमिंग पूल का पानी हम कंट्रोल कर सकते हैं, फिल्टर लगाते हैं। कितना फिल करना है, चाहे तो पूल से पानी खाली भी कर सकते हैं। लेकिन समुंदर का पानी नेचर कंट्रोल करता है, विंड, मून और सन के थ्रू। ब्यूटीफुली थॉट बेटा। ओशन अपने आप में एक नेचुरल सिस्टम है, किसी बटन से ऑन ऑफ नहीं होता। सर, स्विमिंग पूल छोटी सी बाउंड्री में होता है, लेकिन ओशन तो पूरी दुनिया से कनेक्टेड है, एक जायंट वाटर नेटवर्क जैसा। वाह, दैट्स अ परफेक्ट पॉइंट। ओशन एक ग्लोबल हाईवे है और वाटर मूवमेंट। सर, स्विमिंग पूल का पानी एक ही टेम्परेचर का होता है, हम इसे अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। पर ओशन में वार्म और कोल्ड करंट्स दोनों मिलते हैं। जैसे एक नेचुरल एसी सिस्टम, तो कहीं पर ये ठंडा और कहीं पे ये गर्म होता है, लेकिन सर इसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते। फैंटास्टिक एग्जाम्पल बेटा। ओशन करेंट्स ही तो अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस करते हैं। सर, तेज हवाएं भी मैं महसूस कर पा रहा हूँ, बट जितनी तेज समंदर में चल रही हैं, उतनी पूल पर तो नहीं चल रही। करेक्ट बेटा। ओशन बहुत बड़ा होता है, उसका सरफेस एरिया ह्यूज होता है, इसलिए। बाकी बहुत बढ़िया बच्चों। सर, इसका मतलब स्विमिंग पूल स्टिल है, पर ओशन अलाइव है। यस बेटा, कंपैरेटिवली कह सकते हैं, और इसी मूवमेंट को हम कहते हैं ओशन सर्कुलेशन, एक नॉन स्टॉप नेचुरल प्रोसेस जो हमारे अर्थ को बैलेंस्ड रखती है। ओशन सर्कुलेशन का मतलब समंदर के पानी का कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है क्या?
हाँ बेटा, इसमें आती हैं वेव्स, टाइड्स और करंट्स। मतलब ओशन कभी सो नहीं रहा होता, 24/7 एक्टिव रहता है। अब वाई देखिए बच्चों। सर, क्यों इम्पोर्टेंट है ओशन सर्कुलेशन? नंबर 1 बच्चों, ये अर्थ के टेम्परेचर को बैलेंस करता है। जैसे एसी रूम में हवा सर्कुलेट होती है ना, वैसे ही ओशंस हीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि पोल्स फ्रीज ना हो जाएं और इक्वेटर फ्राई ना हो जाए। ओह ओके सर, मज़ेदार था सर। थैंक यू बच्चों। सर, इसीलिए मुंबई और चेन्नई का वेदर माइल्ड होता है ना, क्योंकि वो ओशन के पास हैं? बिल्कुल, कोस्टल एरियाज का वेदर कूल एंड ब्रीजी इसी वजह से रहता है बच्चों। और ओशन मूवमेंट से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन भी मरीन लाइफ तक पहुंचते हैं, जैसे हमारे घर तक स्विगी से खाना पहुंचता है। स्विगी, कुछ ऑर्डर करें क्या सर? जरूर बेटा, घर जाकर मम्मा को चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझाना। मम्मा अपने आप खुश होकर आपका फेवरेट फूड स्विगी कर देंगे। डन सर, कूल है बच्चों। सर, नेक्स्ट हेडिंग वेयर की है, मतलब कहाँ होती है ओशन सर्कुलेशन? हाँ बेटा, और आंसर है हर जगह, सरफेस से लेकर डीप ओशन तक। अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन, सब ओशंस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जैसे दुनिया भर के वाईफाई सिग्नल्स। सर, मतलब अगर एक जगह का वाटर मूव करे तो दूसरी जगह का क्लाइमेट भी बदल सकता है? एग्जैक्टली बेटा, गल्फ स्ट्रीम करंट की वजह से यूरोप वार्म रहता है, वरना वो भी फ्रीजर बन जाता। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन सर, ये कभी नहीं सुना था हमने। हाँ बेटा, ग्रेजुअली यू विल गेट टू नो मेनी न्यू फैक्ट्स। ओके सर। अब वेन देखते हैं बच्चों। ओशन सर्कुलेशन कब होती है? हमेशा, दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी, ओशन कभी ब्रेक नहीं लेता बच्चों। विंड्स, सन का हीट और मून की ग्रेविटी मिलके इसको कंटिन्यूसली चलाते हैं। समझ गई सर, गुड बेटा। हु, किस पर अफेक्ट करता है? बताओ आप में से कोई, कौन अफेक्ट होता होगा इससे? सर, आई थिंक एवरीवन। ओशन करेंट्स अब सबके लाइफ पर इम्पैक्ट करते हैं, फार्मर्स हो या फिशरमैन हो, ट्रैवलर्स और इवन हम स्टूडेंट्स, सब पर। क्योंकि सर, वेदर और रेनफॉल पैटर्न सब तो ओशन से ही कंट्रोल होता है ना। ब्रावो बेटा, बहुत बढ़िया। अब हाउ, कैसे होता है ओशन सर्कुलेशन? हाँ सर, ये प्लीज बता दें। श्योर बच्चों। पहला, वेव्स। जब विंड सी के सरफेस पर ब्लो करती है तो वेव्स बनती हैं। देन टाइड्स, मून और सन की ग्रेविटी ओशंस को अपनी तरफ खींचती है, तभी हाई टाइड एंड लो टाइड होता है बच्चों, जो अभी हम आगे डिटेल में समझेंगे। ओके सर। देन करेंट्स, ये बड़े बड़े पानी के फ्लोज हैं जो विंड, टेम्परेचर और सैलिनिटी से बनते हैं, जैसे वार्म और कोल्ड वाटर एक दूसरे के साथ डांस करते हो। ये भी हम आगे देखेंगे बच्चों। ओके सर, समझ गए सर। कंक्लूजन कोई बताना चाहेगा? सर, मैं बता दूं? हाँ बेटा, जरूर। सर, ओशन सर्कुलेशन इज लाइक द हार्ट बीट ऑफ आवर प्लैनेट। ओह वेरी गुड। ये ओशंस को जिंदा रखता है और पूरी अर्थ को एक कनेक्टेड सिस्टम बनाता है। सर, मतलब ओशन बिना रुके हमारे अर्थ को बैलेंस्ड रखता है। वाह बच्चों। सो नेक्स्ट टाइम जब आप बीच पे जाओ और वेव्स को देखो, याद रखना ये नेचर का कूलेस्ट मूवमेंट है जो दुनिया को जीता जागता, मतलब अलाइव रखता है। ट्रू सर। सो चले बीच पर? श्योर। Sunny morning light, the sky above was pure daylight. The birds all chirped a happy song
and school kids lined up in a throng. Today's the day young Lucy beamed, the trip to Seaview we all dreamed. Backpacks packed with snacks and hats, with sunscreen towels and baseball caps. Miss Lily, kind and always wise, held up her list and checked it twice. Now everyone, let's take our seat. The ocean breeze will be a treat. But then, oh wow, a joyful shout. The children turned to look about. A squeaky voice rang loud and clear. Hiya pals, I'm joining here. ओके बच्चों, अब बीच पर हमें अगला टॉपिक समझना है। हाँ सर, आई नो, अगला टॉपिक है वेव्स। बहुत बढ़िया बेटा, हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेचुरल मैजिक के बारे में जो हर समंदर के सरफेस पर परफॉर्म होता है, जिसे कहते हैं वेव्स। हाँ सर, वेव्स। हमने अभी बहुत सी वेव्स में खेला सर, हमने बहुत सी वेव्स देखी सर। बहुत खूब बच्चों। हाँ सर, हमें बहुत मजा आया सर। ये कितनी इंटरेस्टिंग है, कभी ऊपर कभी नीचे, सच में बहुत मजेदार हैं। यस बच्चों, पर क्या आपने सोचा कि वेव्स पानी को मूव कर रही होती है या एनर्जी है? सर, पानी तो ऊपर नीचे जाता दिख रहा है, तो पानी को ही मूव करती है ना, राइट ना सर? दैट इज रियली वेरी ऑब्वियस टू सी एंड से, बट आंसर है नहीं बेटा। वेव्स पानी को मूव नहीं करती, वो एनर्जी को मूव करती हैं। सर, थोड़ा और समझा देंगे? मैं तो कंफ्यूज हो गई। हाँ बेटा, जरूर। इसका लॉजिक सिंपल है। जब हवा पानी के सरफेस पर चलेगी तो वो अपनी एनर्जी पानी के ऊपर ट्रांसफर करेगी। पानी के पार्टिकल्स सिर्फ ऊपर नीचे हिलेंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। सिर्फ एनर्जी आगे ट्रेवल करती है। इसीलिए वेव दिखाई देती है जैसे पानी मूव कर रहा हो, पर असल में पानी अपनी जगह पर ही रहता है। मैं समझ गई सर। जैसे अगर हम जंप करें तो हवा मूव होती है, हम नहीं। हमारे जंप से हवा में एनर्जी ट्रांसफर होती है, लेकिन हम अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। वैसे ही वेव्स भी सिर्फ एनर्जी ट्रेवल करवाती हैं, पानी मोस्टली वहीं का वहीं रहता है। ब्रावो, वेरी वेल एक्सप्लेन बेटा। सर, सच में ये थोड़ा मुश्किल था, पर हमारी फ्रेंड ने और आपने इसे बहुत इजी करके समझा दिया। अरे, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट ही दोगे दोस्त, या एक बार फिर हो जाए? ओह, थैंक्स बच्चों। ओके ओके, चलो अब स्क्रीन पर वॉट में देखते हैं वेव्स क्या होती हैं। हेडिंग देखो बच्चों, ऑरेंज कलर में, वॉट। ओके सर। वेव्स बेसिकली ओशन के सरफेस पर पानी के ऊपर नीचे होने की मूवमेंट होती है बच्चों। ये विजिबल मूवमेंट होती है एनर्जी के ट्रैवल की, न कि पानी के एक्चुअल मूवमेंट की। सर, मतलब वेव दिखती तो है पानी की, पर एक्चुअली मूव पानी नहीं, एनर्जी करती है। बिल्कुल, जैसे तुम्हारे घर का फैन हवा को मूव करता है, वैसे ही विंड पानी पर एनर्जी ट्रांसफर करके वेव्स बनाती है। ओ, मतलब विंड भी है वेव्स की पिक्चर में सर? हाँ बेटा, सही पकड़े हैं। थैंक यू सर। अब वाई में देखेंगे बच्चों, वेव्स इंपॉर्टेंट क्यों है? कोई गेस करना चाहेगा? हाँ सर, हम एक एक करके बता दें। श्योर बेटा। सर, बहुत इंटरेस्टिंग रीजंस हो सकते हैं। ओके, फर्स्ट, वेव्स ओशन के पानी को मिक्स करती हैं, टेम्परेचर और ऑक्सीजन बैलेंस मेंटेन होता है। नेविगेशन और फिशिंग में हेल्प करती हैं, सेलर्स उनसे डायरेक्शन और सी कंडीशन समझते हैं। थर्ड, वेव्स कोस्टल लैंडफॉर्म्स को शेप करती हैं, कभी बीच को बनाती हैं, कभी तोड़ती हैं। सर, लेकिन जब स्टॉर्म आता है तब तो वेव्स डेंजरस हो जाती हैं ना? बिल्कुल, स्टॉर्म्स और सुनामीज के टाइम वेव्स इतनी पावरफुल हो जाती हैं कि डिस्ट्रक्शन तक कर सकती हैं, बहुत बड़े लेवल पर, बिल्डिंग्स, बोट्स, सबको। सर,
क्या मरीन लाइफ को भी कोई डैमेज पहुंचता होगा, या वो चूंकि पानी में ही रहते हैं तो दे नो हाउ टू एडजस्ट? डैमेज? हाँ बिल्कुल, मरीन लाइफ भी सुनामीज के टाइम पर बहुत इफेक्ट होती है। जब सुनामीज आती हैं तो समंदर के नीचे और ऊपर दोनों जगह पानी का प्रेशर और करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसे फिश, कोरल रीफ्स और सी प्लांट्स सब डैमेज हो जाते हैं। इससे बहुत सारे मरीन एनिमल्स अपनी जगह से डिस्प्लेस भी हो जाते हैं, और कोस्टल एरियाज के पास रहने वाले क्रिएचर्स तो कभी कभी बेचारे मर भी जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि डीप सी एनिमल्स पर सुनामी का इफेक्ट कम होता है, क्योंकि वो समंदर के बहुत नीचे रहते हैं बच्चों, जहां वेव्स का प्रेशर उतना नहीं पहुंचता। ओह, समझ गई सर, मेनी थैंक्स, गुड बेटा। अब वेयर में देखेंगे, वेव्स कहाँ होती हैं? सर ये मैं बता दूं? जरूर बेटा। वेव्स सभी ओशंस, सीज और बड़े लेक्स के सरफेस पर बनती हैं। बीच पर हम सबसे क्लियरली देख सकते हैं रोलिंग वेव्स, जो शोर पर क्रैश करती हैं इस फॉर्म में, और वो जिसमें अभी हम खूब मजे लेकर आ रहे हैं। करेक्ट बच्चों। नाउ व्हेन, कब बनती हैं वेव्स? सर ये मैं बताऊंगी, आपने पहले बताया भी था। ओके बेटा। वेव्स तो हर वक्त बनती रहती हैं, दिन हो या रात, लेकिन जब स्टॉर्म, साइक्लोन या अंडर वाटर अर्थक्वेक होता है तब ये वेव्स जायंट मॉन्स्टर्स बन जाती हैं। सर मतलब सुनामी भी एक टाइप की मॉन्स्टर वेव होती है? एग्जैक्टली बेटा। सुनामी तब बनती है जब अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन से पानी का एक बड़ा मास मूव हो जाता है, और वो पानी 700 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से ट्रैवल करता है बच्चों। सर नॉर्मल ओशन वाटर की स्पीड क्या होती होगी? बहुत बढ़िया सवाल बेटा। नॉर्मली ओशन वाटर करेंट्स बहुत धीरे मूव करते हैं, लगभग 2 से लेकर 10 किलोमीटर पर आवर तक। ओ, मतलब जैसे कोई इंसान बीच पर आराम से चल रहा हो। बिल्कुल बेटा। लेकिन सुनामी के समय पानी की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, 700, यहाँ तक कि 700 से 900 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है, यानी ऑलमोस्ट जेट प्लेन जितनी फास्ट। तो सिंपल बात बच्चों, नॉर्मल ओशन काम होता है और धीरे फ्लो करता है, पर सुनामी एकदम तेजी से एनर्जी लेकर आती है, इसीलिए कोस्ट तक पहुंचते पहुंचते सब कुछ तोड़ देती है। समझ गई सर, थैंक यू सर। अब हु में देखते हैं बच्चों, वेव्स किस पर इफेक्ट करती हैं? सर ये मैं बताऊंगा। ओके डियर। वेव्स उन सब पर इफेक्ट करती है जो कोस्ट के पास रहते हैं, फिशरमैन, सेलर्स, टूरिज्म वाले लोग। अगर वेव नॉर्मल है तो ब्यूटी लगती है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग हो तो डेंजर बन जाती है। करेक्ट बेटा। नाउ हाउ देखते हैं बच्चों, वेव्स बनती कैसे है? ओके सर, सिंपल है बच्चों। जब विंड ओशन के सरफेस पर कंटिन्यूअसली ब्लो करती है, वो पानी के पार्टिकल्स को पुश करती है और वेव फॉर्म होती है। जितनी स्ट्रॉन्ग विंड उतनी बड़ी वेव। देखो स्क्रीन पर नीचे बॉटम राइट हैंड साइड पर एक डू यू नो भी दिया हुआ है। हाँ सर, इसमें भी यही बताया गया है कि वेव्स तब बनती हैं जब हवा समंदर के सरफेस को जोर से रब करती है। जितनी तेज हवा चलेगी उतनी ही बड़ी वेव बनेगी। ओह, समझ गए सर, गॉट इट सर। और जब अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज या अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स पानी को बड़े अमाउंट में हिला देते हैं, तब बनती है सुनामी, जायंट सुपर फास्ट वेव। सर जैसे 2004 वाली सुनामी जिसमें अंडमान का इंदिरा पॉइंट डूब गया था? एग्जैक्टली करेक्ट बेटा। 2004 सुनामी ने इंडिया के कोस्टल रीजन्स में मैसिव डिस्ट्रक्शन किया था। यही रीजन है कि हमें वेव्स और ओशन मूवमेंट्स को समझना जरूरी हो जाता है। राइट सर। सो कंक्लूजन, फाइनल थॉट्स। सर मैं शुरू करूं? श्योर बेटा। हमने समझा कि समुंदर के वेव सिर्फ खूबसूरत नहीं, पावरफुल भी हैं। राइट। ये हमें नेचर की स्ट्रेंथ और बैलेंस दोनों का एहसास दिलाती हैं। करेक्ट बेटा।
अगर हम समझें कि वेव्स कैसे बनती है तो हम उनका रिस्पेक्ट करना भी सीख जाते हैं। वेरी नाइस बेटा। सर, अब जब भी मैं बीच दोबारा जाऊंगी ना, मैं वेव्स को सिर्फ देखूंगी नहीं, समझूंगी भी। वेरी गुड बेटा। एंड दैट्स द स्पिरिट बच्चों। रिमेंबर, waves are the ocean's heartbeat. Keep exploring, keep learning, and keep flowing with knowledge. And all this with Kumar sir. क्यों दोस्तों? थैंक्स बच्चों। अब बच्चों हम सुनामी के बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। इट इज अ सेंसिटिव एंड सीरियस टॉपिक, तो थोड़ा अटेंटिव रहना है। हाँ सर, इस लेडी की पिक्चर देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। ट्रू सर, कितना ज्यादा डैमेज दिख रहा है। हाँ सर, सच में। हाँ बच्चों, यू कैन सी ऑन दिस स्लाइड कितना ज्यादा नुकसान हुआ था। सच में सर, ये तो बहुत ज्यादा नुकसान दिख रहा है। यस बेटा, वेरी सैड सर। ट्रू बच्चों। पहले डू यू नो से इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं। सर, ये मैं बता दूं? प्लीज प्लीज सर प्लीज। अरे श्योर बेटा, व्हाई नॉट। सुनामी एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स, क्योंकि जब भी सुनामी आती है तो सबसे ज्यादा नुकसान हार्बर्स में होता है। हार्बर्स वही जगह होती है जहां शिप्स और बोट्स खड़े होते हैं और सुनामी के स्ट्रॉन्ग वेव्स उन्हें तोड़ देते हैं या बहा ले जाते हैं। ब्रिलियंट बेटा। टॉपिक है सुनामी, द अर्थ्स पैंडेमोनियम। सर, ये पैंडेमोनियम क्या होता है? जरूर बेटा, ये बताओ, जब हारता हुआ मैच स्टेडियम में कोई टीम जीत जाए तो स्टेडियम में कैसा माहौल होगा? सर, सभी लोग चिल्ला उठेंगे, खुशी से नाच उठेंगे सर। और अगर अचानक से वहां बॉम्ब की न्यूज ब्रॉडकास्ट हो जाए तो क्या होगा? सर, तब तो हाहाकार मच जाएगा, सब लोग भागने लगेंगे। सर, केओस हो जाएगा, केओस। इसी तरह के सिचुएशन को बच्चों कहते हैं पैंडेमोनियम। मतलब सर, केओस की सिचुएशन? हाँ बेटा, पैंडेमोनियम का मतलब होता है बहुत ज्यादा हंगामा, शोर शराबा या टोटल कंफ्यूजन। इन शॉर्ट बोल सकते हैं पूरी जगह एकदम केओस मच गया हो या सब तरफ हंगामा ही हंगामा हो गया हो। तो इसका मतलब यहाँ हमारी अर्थ हाहाकार कर रही है क्योंकि सुनामी आ गई। करेक्ट बेटा। ओ, समझ गई सर, बढ़िया। अब स्क्रीन पर बच्चों हम देखेंगे वॉट में सुनामी क्या होती है। देखो स्क्रीन पर ऑरेंज कलर में वॉट है पहली हेडिंग। हाँ सर। सर, सुनामी एक बहुत बड़ी और पावरफुल सी वेव होती है जो समंदर के नीचे के सडन मूवमेंट से बनती है, जैसे अंडर वाटर अर्थक्वेक, वॉल्केनो इरप्शन या लैंडस्लाइड। सुपर। अब वाई देखते हैं बच्चों, 2004 वाले सुनामी क्यों आई थी? सर, 2004 में एक मैसिव अर्थक्वेक आया था ना, मेरे ख्याल से मैग्नीट्यूड था 9.0 सुमात्रा के पास इंडोनेशिया में। वहां इंडिया प्लेट ने बर्मा प्लेट के नीचे स्लाइड करना स्टार्ट किया। इस प्रोसेस को कहते हैं सबडक्शन। इस मूवमेंट से सी फ्लोर अचानक ऊपर उठ गई और इतना बड़ा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ कि पूरे इंडियन ओशन में जायंट वेव्स घूम गई। अति सुंदर बेटा, ब्रिलियंट, बहुत अच्छा समझाया। सर, मतलब एक झटके ने पूरे ओशन को हिला दिया? बिल्कुल बच्चे, एक मोमेंट में समुंदर ने अपनी शांति खो दी और नेचर का पैंडेमोनियम शुरू हो गया था। ओह माय गॉड सर। अब वेयर में देखते हैं बच्चों, सुनामी ने कहां कहां इफेक्ट किया। सर, ये मैं बता दूं? श्योर। सर, सुनामी का एपिसेंटर सुमात्रा के वेस्टर्न कोस्ट के पास था। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सुमात्रा है, सुमात्रा के वेस्टर्न कोस्ट पे इसका एपिसेंटर था। लेकिन इफेक्ट पूरे इंडियन ओशन के देशों तक गया। आप देखिए, सभी मेरे दोस्तों आप भी देखिए, ये इंडियन है, इंडियन
कॉन्टिनेंट है वहां तक सारा का सारा असर दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया सब हिट हुए थे। इंडिया में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। यहाँ तक कि इंदिरा पॉइंट जो इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप था पूरी तरह डूब गया था। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, ब्रावो। अब व्हेन, कब आई थी सुनामी, ये समझेंगे। कौन बताएगा? सर मैं बता दूं। हाँ बेटा, सर ये सुनामी 26 दिसंबर 2004 को आई थी। क्रिसमस के तुरंत बाद एक अंडर वाटर अर्थक्वेक के कुछ मिनट्स बाद ही पानी का बड़ा झोंका कोस्ट की तरफ आया और सब कुछ पल भर में बदल गया। सो सैड ना सर, पीपल वर एंजॉइंग क्रिसमस इवनिंग इट वाज, और इतना बड़ा उनके साथ एक्सीडेंट हो गया। यस बेटा, इट इज वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। ओके, अब हु, किस पर असर हुआ? सर ये मैं बता दूं। ओके बेटा, सर इंडिया में ही 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और लाखों लोगों के घर टूट गए। जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते थे, फिशरमैन, टूरिस्ट, फैमिलीज, सब इससे इम्पैक्ट हुए। पूरे साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में दर्द और तबाही का माहौल था। टू डिजास्टर्स सर। हाँ बेटा, वेरी ट्रैजिक। ओके, नाउ हाउ में हम देखेंगे सुनामी कैसे बनी और चली कैसे। हाँ सर, ये डिटेल में प्लीज समझा दीजिए। श्योर बच्चों। देखो बच्चों, स्क्रीन पर ये अभी आपको यहाँ पर नॉर्मल सी दिख रहा है। देखिए, दिस पिक्चर इज रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन बिफोर अर्थक्वेक। देखो, बिफोर अर्थक्वेक। हाँ, अभी सी नॉर्मल है। ओके, अब हम देखेंगे आफ्टर अर्थक्वेक की पिक। अब आपके सामने है, आप देख रहे हैं ड्यूरिंग अर्थक्वेक क्या हुआ था। जब अर्थक्वेक आया तो इंडियन प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे स्लाइड हो गई। आप देख रहे हो, इंडियन प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे स्लाइड हो गई, जिससे सी फ्लोर 10 to 20 मीटर तक ऊपर उठ गया और बर्थ हुआ एक बड़े से वाटर की सुनामी का, जो काफी ऊपर तक सी लेवल से उठी। आप देखो, यहाँ पे बर्थ हुआ एक बड़े से वाटर की सुनामी का, जो काफी ऊंचे लेवल तक उठी। ठीक है, और उठने के बाद आगे बढ़ी। आप देख सकते हैं ये एपिक सेंटर हो गया और हर तरफ से सुनामी की लहर बहुत ऊंचाई तक जाने के बाद काफी ताकत से, काफी रफ्तार से आगे बढ़ी। इम्पैक्ट ये हुआ कि उसने सबसे पहले पानी, कोस्ट से पानी अपनी तरफ खींचा हाइट गेन करने के लिए, और कोस्ट पर पहले ऐसा दिखा कि पानी पीछे हट गया है, जैसे समंदर गायब हो गया हो। लोग समझे ये कोई नेचुरल वंडर है और शोर के पास चले गए। जाहिर सी बात है, जब समंदर सारा पानी ऊपर की तरफ खींच रहा है तो किनारों से पानी समुद्र की तरफ जाएगा, क्योंकि समुद्र के अंदर से पानी को कोई खींच रहा है। हाँ सर, तो हुआ क्या कि शोर का जो पानी है वो गायब होने लग गया। लोगों को लगा, अरे इतना सारा पानी तो अभी बीच पे था, अचानक से सारा पानी पीछे होता जा रहा है, गायब होता जा रहा है और काफी दूर तक गायब ही हो गया। लगता है कोई नेचुरल वंडर हुआ है। और सारे लोग और पास पास जाके देखने लगे। लेकिन कुछ ही मिनट्स में वही पानी बहुत बड़ी वेव बन के वापस आया, फुल स्पीड से, और हर जगह डिस्ट्रक्शन कर दिया। इन्हीं को हम सुनामी वेव्स कहते हैं बच्चों। और इनकी रफ्तार क्या थी? 700 से 800, 700 to 800 किलोमीटर पर आवर, ऑलमोस्ट एक कॉमर्शियल एरोप्लेन जितनी तेज। जब ये वेव्स कोस्टल शैलो वाटर्स में पहुंची, इनकी स्पीड कम हुई, अराउंड लेस देन 70 किलोमीटर पर आवर, लेकिन उनकी हाइट और पावर और ज्यादा बढ़ गई। सर, जब वेव की रफ्तार कम हुई तो हाइट और पावर कैसे बढ़ गई, ये समझ नहीं आया। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। देखो,
जब सुनामी डीप ओशन में होती है तो पानी बहुत गहरा होता है, करेक्ट सर। और जहां डेप्थ ज्यादा होती है वहां वेव्स बिना रुकावट के बहुत तेज चलती हैं। हाँ सर, यहां तक समझ गए, वेरी गुड। इसीलिए उनकी स्पीड 700 टू 800 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है, बिल्कुल एरोप्लेन की तरह। लेकिन जैसे ही ये वेव्स कोस्टल शैलो एरिया में आती हैं, यहाँ यहाँ पे पानी की गहराई कम होने लगती है, तो उनकी स्पीड घट जाएगी। हाँ सर, करेक्ट, क्योंकि नीचे का सी बेड उन्हें स्लो करता जाएगा। राइट सर, ट्रू। तो स्पीड स्लो हो जाती है, ये तो हम समझ गए सर, पर हाइट कैसे गेन हो जाएगी? बहुत अच्छा सवाल है बेटा, बताता हूँ। इंटरेस्टिंग बात यही है, जब स्पीड कम होती है तो वेव की एनर्जी कंप्रेस होने लगती है और वो एनर्जी ऊपर की तरफ पुश होती है। ओ, तो रिजल्ट क्या होगा? सर, वेव की हाइट और पावर एनर्जी के कंप्रेस होने की वजह से ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बहुत खूब बेटा, ब्रिलियंट। इसलिए सुनामी शोर पर आते आते बहुत ऊंची और डेंजरस हो जाती है। माई गुडनेस सर, थैंक यू सो मच सर फॉर द क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन। यू आर वेलकम बेटा। सर, वो वेव्स कितना अंदर तक गई थी? लगभग 3 किलोमीटर तक लैंड के अंदर तक चली गई थी बच्चों, और उन्होंने सब कुछ तोड़ दिया, घर, रोड, ब्रिज और लोगों की जिंदगी तक। सर, कोई अलर्ट करने का मैकेनिज्म नहीं था क्या उस समय? नहीं बेटा, इंडियन ओशन में सुनामी वार्निंग सिस्टम नहीं था, जबकि पैसिफिक ओशन में पहले से ये सिस्टम था। और सर अब, बहुत अच्छा सवाल बेटा, अब ये सेंटर हैदराबाद में बना दिया गया है। इनकोइस कहते हैं, INCOIS, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के नाम से। अब कहीं भी ओशन फ्लोर में बड़ा अंडर वाटर अर्थक्वेक डिटेक्ट होता है तो सिस्टम तुरंत सुनामी वार्निंग इशू कर देता है। अलर्ट जाते हैं कोस्टल स्टेट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स और पब्लिक तक विद इन मिनट्स। तो अब इंडिया रेडी और अलर्ट है। सुनामी होने से पहले ही लोगों को सेफ एरियाज में शिफ्ट किया जा सकता है। ग्रेट डेवलपमेंट बाय आवर कंट्री सर। हाँ सर, इंडिया इज ग्रेट सर। आई एम प्राउड ऑफ इंडिया एंड आवर साइंटिस्ट। ट्रू बच्चों, बहुत बढ़िया। बच्चों, अब हमारे सामने अगला टॉपिक आएगा टाइड्स का। आप स्क्रीन पर देखिएगा। व्हाट जो हेडिंग है उसको हम सबसे पहले देखेंगे। क्या होता है टाइड? हाँ सर, जब समंदर का पानी एक रिदम में ऊपर और नीचे होता है उसे कहते हैं टाइड्स। एक दिन में 2 बार पानी ऊपर हाई टाइड और 2 बार नीचे लो टाइड जाता है। रेड एरोज में पिक में आप देख पा रहे होंगे हाई टाइड और लो टाइड। हाँ सर, दिख गया, वेरी गुड। मतलब सर, हम वेव्स के पानी का नहीं बल्कि पूरे समंदर के पानी की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा समंदर भी ऊपर नीचे होता है भला, वो भी 2 बार हाई टाइड और 2 बार लो टाइड। यस बेटा, हम पूरे समंदर की बात कर रहे हैं। एंड दिस हैपेंस। सो अमेजिंग सर, मतलब समंदर रोज 2 बार सांस लेता है। बिल्कुल, एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल। समंदर जैसे अर्थ का हार्ट बीट हो। अब वाई में देखते हैं, टाइड्स होते क्यों हैं? ये मैजिक होता है मून और सन के ग्रेविटेशनल पुल से। मून ज्यादा पास है तो उसका पुल ज्यादा स्ट्रांग होता है। सन भी पुल करता है, और जब दोनों एक लाइन में आते हैं तब होती है सुपर पावरफुल टाइड, जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड। और जब मून और सन अलग डायरेक्शन में होते हैं तो टाइड्स थोड़ी कम होती हैं, जिसे कहते हैं हम नीप टाइड। ओ, समझ गए सर, ये तो इजी था। ओके, तो बच्चों अब हम देखेंगे वेयर, कहाँ होते हैं टाइड्स। टाइड्स तो हर ओशन और सी में होते हैं, लेकिन सबसे क्लियरली कोस्टल एरियाज पर दिखते हैं, जहां पानी का लेवल विजिबली ऊपर नीचे होता है। वेन में हम देखेंगे कब होते हैं टाइड्स।
ओके सर, हर 24 आवर्स में 2 हाई टाइड्स और 2 लो टाइड्स होते हैं, यानी रोज 2 बार समंदर का पानी हाई फाइव करता है। किससे? सर मून से। यस बेटा, ब्रिलियंट। चंद्रमा से रोज हाई फाइव करता है। कब? रोज 2 बार हाई टाइड और 2 बार लो टाइड। वाह सर, अर्थ तो हमारी बहुत इंटरेस्टिंग है, सच में बच्चों। और हमारी सेलेस्टियल बॉडीज भी लाइक मून एंड सन। ट्रू सर। सर ये सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं? मैं भूल गया। कोई बात नहीं बेटा, जरूर बताता हूँ। सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब होता है स्पेस में मौजूद वो सभी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो खुद लाइट देते हैं या लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। तो सन एक स्टार है। हाँ सर, वो तो अपनी रोशनी खुद देता है। वेरी गुड। और मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। और सर वो खुद लाइट नहीं देता, लेकिन सन की लाइट रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए सन और मून दोनों आपने सेलेस्टियल बॉडी बोला। बिल्कुल सही बेटा। इस कैटेगरी में प्लैनेट्स, स्टार्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स और सैटेलाइट्स सभी आते हैं। ब्रिलियंट बेटा, ब्रिलियंट। अब हु में देखते हैं बच्चों, किसको अफेक्ट करते हैं ये? फिशरमैन, सेलर्स, पोर्ट अथॉरिटीज सब टाइड्स पर डिपेंड करते हैं। और इंजीनियर्स तो टाइड्स का यूज करके टाइडल इलेक्ट्रिसिटी तक बनाते हैं। ओह वाओ सर, मतलब टाइड से पावर भी हमें मिलती है। बिल्कुल बेटा, नेचर का अपना पावर बैंक। सर थोड़ा बता देंगे कैसे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। जरूर बेटा, आप स्क्रीन पर देखिए। अब आएगा। ठीक है। टाइड से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इसे कहते हैं टाइडल एनर्जी। ओके सर। जब हाई टाइड आता है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, देखो ये पानी की हाइट ऊपर है ना, ये हाई टाइड से पानी आ रहा है। यहाँ पे हमने एक छोटी सी कैनाल बना दी, बीच में हमने एक टरबाइन लगा दिया है। पानी इस कैनाल से होते हुए इस एरिया में जाएगा, तो पानी का प्रेशर बहुत तेज होगा, उससे टरबाइन घूमेगी और इलेक्ट्रिसिटी बनने लग जाती है। वेरी गुड। ये उसके बाद जब लो टाइड से हम हाई टाइड की तरफ भेजेंगे, देखो रिलीज कर रहे हैं पानी, तो फिर से पानी का प्रेशर बहुत होगा और फिर से टरबाइन घूमने लग जाएगी। दोनों टाइम टरबाइंस घूमने लगती हैं और इस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। वाह सर, इंजीनियर्स ने क्या दिमाग लगाया है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड इंजीनियर्स बच्चों। ट्रू सर, ट्रू। सर बड़ा अच्छा मैकेनिज्म था, मुझे तो बहुत मजा आया। वेरी गुड बेटा, आई एम थैंकफुल दैट यू पीपल हैव एंजॉयड दिस। ओके, अब हाउ टाइड्स कैसे बनती हैं? हाँ सर, एक बार फिर समझा दीजिए इसे भी। बिल्कुल बेटा, देखो स्क्रीन पर आप ध्यान देना है फिर से एक बार। ठीक है। जब मून अर्थ के एक साइड पर होता है, तो उसके पुल से पानी उसी साइड पर बल्ज कर जाता है। ये होती है हाई टाइड। देखो बच्चों इस डायग्राम में, ये हमारी अर्थ है, ये सन है, इन दोनों के बीच में मून आ गया। मून नजदीक है अर्थ से या सन? सर मून। तो मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो अभी अर्थ के तरफ है, पीछे से सन का ग्रेविटेशनल पुल भी इस पे ऐड ऑन हो रहा है। तो इस समय क्या होगा, अर्थ का जो पानी है उसके ऊपर हाई प्रेशर फील हो रहा है, तो वो मून की तरफ देखो बल्ज कर गया। देखो ये यहाँ पे पानी आप देख रहे हो, यहाँ पे मोटा मोटा आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ पे पतला। तो ये जो एरिया है ये आपका हाई टाइड कहलाता है। अच्छा, सिर्फ इस साइड ही नहीं, अर्थ के ऑपोजिट साइड पर भी पानी आउटवर्ड मूव करने लगता है और वहां भी सेम इसी तरह की हाई टाइड डेवलप होती है, क्योंकि इस तरफ से उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। यहाँ का पानी भी हाई टाइड में बन जाता है, यहाँ का पानी भी हाई टाइड ले लेता है, और जो यहाँ का पानी होता है तो वो नीचे की तरफ पुश होता है, तो आप देखो वहां पे लो टाइड बन जाती है। सर ये तो बहुत आसान था। बिल्कुल बेटा, तो ध्यान देना है कि अभी मून और सन एक लाइन में है, तो देखो हाई टाइड। अब यही मून यहां से हटके जब इधर आ जाता है तो लो टाइड। हो, समझ गए सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम लोग एक बार फिर से फिगर
5.5 देखेंगे। ओके सर, पहले स्प्रिंग टाइड समझ लेते हैं। जब दोनों मिल के धमाका करते हैं। ओके सर। सर वही सन और मून, हाँ बेटा, चैप्टर में दिया हुआ है, तो फिर से एक बार क्विकली समझ लेते हैं। ओके, जब फुल मून और न्यू मून का टाइम होता है तो सन, मून और अर्थ एक सीधी लाइन में होते हैं। आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल एक सीधी लाइन में आ गए हैं। चाहे ऐसे देख लो, चाहे ऐसे देख लो। हाँ सर, करेक्ट, वेरी गुड। इसका मतलब दोनों इस वक्त एक साथ पुल करेंगे। ओके सर, दोनों का ग्रेविटेशनल पुल कंबाइन होता है और पानी दोनों तरफ से ऊपर उठ जाता है, जैसा कि हमने पहले भी समझा। हाँ सर, रिजल्ट क्या होता होगा बच्चों? सर मैं बताऊं? जरूर बेटा, बहुत हाई टाइड्स और बहुत लो टाइड्स, यही होती हैं स्प्रिंग टाइड्स। बहुत खूब बेटा। सर नाम स्प्रिंग टाइड्स क्यों है, जब ये सिर्फ स्प्रिंग सीजन में ऐसा नहीं करते, ये तो हर समय कर रहे होते हैं। नाराज नहीं हो बेटा, स्प्रिंग यहाँ सीजन नहीं बल्कि स्प्रिंग अप यानी ऊपर उछलने के लिए यूज किया गया है। ओह सॉरी सर, मैं तो बड़ी कंफ्यूज हो रही थी कि ये रोज होता है और नाम सिर्फ स्प्रिंग का क्यों दे दिया। थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन, समझ गई सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे नीप टाइड्स क्या होते हैं। जब दोनों उल्टे डायरेक्शन में खींचते हैं पानी को। सर अब जब फर्स्ट क्वार्टर एंड लास्ट क्वार्टर मून होता है तो सन और मून 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, यानी एक खींचता है एक तरफ और दूसरा खींचता है दूसरी तरफ, जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं। बिल्कुल, हाँ सर, समझ गए, बहुत बढ़िया समझाया बेटा। और मतलब पानी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता होगा ना सर। एग्जैक्टली बेटा, दोनों के पुल्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और तब पानी ज्यादा ऊपर नहीं उठता, सिर्फ थोड़ा राइज और फॉल होता है। भाई आप देखो, पिछली स्क्रीन में आपने क्या देखा था कि अगर मेरे पास इधर मून आ गया तो देखो इधर सन है, मून अपनी शक्ति लगा रहा है, इधर तो सन भी अपनी शक्ति लगा रहा है, तो पानी इधर की तरफ जाएगा ही जाएगा। सेम रिएक्शन ऑपोजिट साइड होता है। अभी मून इधर भी आ गया, सन इधर भी आ गया, इधर से भी पावर खींची जा रही है, इधर से भी पावर खींची जा रही है, प्रेशर इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, तो दोनों तरफ से हाइट आ जाएगा। लेकिन नीप टाइड के समय क्या हो रहा है, जो हमारा मून है बेटा वो सन की तरफ अभी नहीं है, वो इधर आ गया। तो ये क्या कर रहा है, ये इधर से खींच रहा है, सन इधर से खींच रहा है, ये इधर भी आ जाएगा तो भी वही कहानी होगी। तो जब दोनों तरफ से पानी को खींचा जाएगा तब क्या होगा, उसका प्रेशर का इक्वल नलिफाई हो जाएगा, तो जितना हाई प्रेशर पड़ रहा था वो तो जीरो हो गया। उसके बाद क्या होगा, थोड़ा बहुत बस हमें राइज और फॉल देखने को मिलेगा। हाँ सर, एब्सोल्युटली करेक्ट सर, बहुत इजी लग रहा है, समझ गया मैं, बहुत अच्छा बेटा। आगे देखते हैं इसके यूजेस, इंपॉर्टेंस। टाइड्स काम के कैसे हैं? टाइड सिर्फ पानी का डांस नहीं है बच्चों, ये लाइफ और लिवलीहुड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओह कैसे सर? जरूर बताता हूँ बेटा। फर्स्ट, नेविगेशन। हाई टाइड के टाइम शिप्स इजिली हार्बर्स तक पहुंच जाती हैं, क्योंकि पानी का बहाव बाहर की तरफ जा रहा है, तो हार्बर की तरफ वो आराम से फ्लो करने लग जाते हैं। हाँ सर। फिशिंग, हाई टाइड में फिश शोर के पास अपने आप आ जाती हैं, तो मछुआरों को फिशिंग में बहुत आसानी हो जाती है। मछुआरों का ये तो सुपर लकी टाइम हुआ सर। हाँ बेटा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, टाइड्स के मूवमेंट से हम टाइडल एनर्जी बनाते हैं, नेचर का इको फ्रेंडली पावर बैंक। करेक्ट सर। और सर मजे की बात ये कि दोनों टाइड्स में हम बिजली बना लेते हैं। बिल्कुल बेटा। वाओ सर, टाइड्स भी तो फिर हमारे सुपर फ्रेंड हुए ना। हाँ बच्चों, वेरी ट्रू। कंक्लूजन में नेचर का बैलेंस, तो बच्चों टाइड्स एक नेचुरल रिदम है, अर्थ, मून और सन के ग्रेविटेशनल डांस का परफेक्ट एग्जाम्पल। स्प्रिंग टाइड्स स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं, नीप टाइड्स वीकेस्ट होती हैं, पर दोनों मिलकर दिखाती हैं कि नेचर हमेशा बैलेंस कैसे बनाए रखता है। और सर मैं कुछ बोलूं? हाँ जरूर बेटा। हम सब अब जब भी अगला फुल मून देखें तो याद रखें
वो सिर्फ रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा बल्कि समुंदर के पानी को भी नचा रहा है। ओके बच्चों, अब एक एक्टिविटी है, कन्वेक्शन इन वाटर, इसे देख लेते हैं। एक्टिविटी, नाउ सर वी लव एक्टिविटी। वाह, बहुत बढ़िया बच्चों। सो अब हम करने वाले हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग और मैजिकल एक्टिविटी, कन्वेक्शन इन वाटर। सर कन्वेक्शन क्या होता है? गुड बेटा, कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट एक फ्लूइड, लिक्विड या गैस के थ्रू ट्रांसफर होती है और ये ट्रांसफर होता है फ्लूइड के खुद के मूवमेंट से। इसमें गर्म, हल्का मतलब कि लेस डेंस हिस्सा ऊपर उठता है और ठंडा मतलब भारी, मोर डेंस हिस्सा नीचे बैठ जाता है। ओ मतलब सर जो हल्का पार्ट होगा वो लेस डेंस होगा तो वो ऊपर चला जाएगा, और जो भारी पार्ट होगा वो चूंकि मोर डेंस होगा तो उसका वेट ज्यादा होगा तो वो नीचे चला जाएगा। बहुत अच्छे बेटा, बिल्कुल। जैसे सूप गर्म करते वक्त गर्म हिस्सा ऊपर आ जाता है और ठंडा नीचे चला जाता है, इसी से सूप इवनली वार्म होता है। हाँ सर, करेक्ट। ओके सर, स्क्रीन पर वॉट में देखेंगे बच्चों क्या करने वाले हैं हम ऑब्जर्व करेंगे कि पानी में कन्वेक्शन करेंट्स कैसे बनते हैं, यानी जब गर्म और ठंडा पानी मिलते हैं तो उनके बीच क्या होता है। ओह, अगेन एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी सर। यस इट इज बेटा। वाई में ये एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं? ताकि हम समझ सकें कि हीट लिक्विड में कैसे ट्रैवल करती है, क्योंकि एयर और वाटर दोनों में कन्वेक्शन होता है। ओह सर, मतलब पानी खुद मूव करता है हीट के साथ? बिल्कुल बेटा, हीट के पार्टिकल्स आपस में एनर्जी शेयर करते हैं और वहीं से करंट बनता है। ओह सर, थैंक यू। व्हेन में देखेंगे बच्चों ये एक्टिविटी कब करते हैं? जब हम हीट एंड टेम्परेचर या वाटर साइकिल, स्पेशली इवेपोरेशन और कन्वेक्शन पार्ट पढ़ते हैं। ओके सर, वेयर कहाँ कर सकते हैं? ये सिंपल एक्टिविटी आप क्लासरूम में या घर पर भी कर सकते हो। बस चाहिए आपको एक बकेट, एक इमर्सन रॉड, एक आइस ट्रे और रेड इंक। अब देखते हैं बच्चों हाउ, कैसे करेंगे हम ये एक्टिविटी। सर हम तो सारा सामान ले आए हैं। वेरी गुड बच्चों, तो फिर हम करके देख लेते हैं। ओके सर, तो रेडी हैं आप? हाँ सर, हम सब रेडी हैं। वेरी गुड, तो बच्चों शुरू करते हैं। ओके सर, बकेट को 3/4 पानी से भरो। भर दिया सर, वेरी गुड। एक साइड पर इमर्शन रॉड लगाओ ताकि वो पानी को हीट करे। ओके सर, कर दिया, वेरी गुड। बेटा सावधानी से करना, किसी को बिजली का शॉक ना लग जाए। इमर्शन रॉड लगा रहे हो। सर हमें यूज करना आता है इसे। वेरी गुड बच्चों, सबने कर लिया? यस सर, ओके। अब दूसरी साइड पर एक आइस ट्रे रखो। संभाल के रखना बेटा, पानी में ना गिर जाए। रख दिया सर? हाँ सर, आराम से सेट हो गई। ओके। अब बच्चों आपको एक ड्रॉप रेड इंक की डालनी है पानी में, सिर्फ एक ड्रॉप। ध्यान से देखना। डाल दिया सर? हाँ सर, 1 ड्रॉप मैंने भी डाल दिया। वेरी गुड। सर इंक ऊपर नीचे मूव कर रही है। सर अब तो ये सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है। वाह, बिल्कुल सही देखा बच्चों आपने। यही होता है कन्वेक्शन करंट। बच्चों जब हम रेड इंक डालते हैं वो पानी के फ्लो को विजिबल बना देती है। ओह हाँ सर, हमें तो पूरा फ्लो दिख रहा है। वेरी गुड। जब इमर्शन रॉड से पानी गर्म होता है, नीचे का पानी हल्का मतलब लेस डेंस हो जाता है और ऊपर उठता है। उसी समय आइस ट्रे वाली साइड का पानी ठंडा मतलब मोर डेंस होकर नीचे जाता है। रेड इंक इसी मूवमेंट के साथ चलती है और हमें सर्कुलर पाथ में दिखाई दे रही है। इसका मतलब है हीट ट्रांसफर हो रहा है बाय मूवमेंट ऑफ वाटर इटसेल्फ, जिससे हम कन्वेक्शन करंट को देख पा रहे हैं। इसी को बेटा हम लोग कन्वेक्शन करंट कहते हैं। तो जब इंक ऊपर नीचे सर्कुलेट करती है वो प्रूफ है कि गर्म पानी ऊपर जा रहा है और ठंडा नीचे आ रहा है। फिर ये साइकिल रिपीट होती रहती है। वाह सर, हमने तो ये भी एक्सपेरिमेंट स्कूल में ही कर लिया। मजा आ गया सर। बहुत बढ़िया बच्चों।
सर यही प्रोसेस क्लाउड्स और रेनफॉल में भी होता है क्या? वाह, एक्सेलेंट कनेक्शन बेटा। बिल्कुल, नेचर भी इसी कन्वेक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है, फ्रॉम ओशंस टू क्लाउड्स। सो जब नेक्स्ट टाइम चाय गरम करो या बकेट में पानी देखना, याद रखना अंदर छुपा है कन्वेक्शन का मैजिक। ये, थैंक यू सर, समझ आ गया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बच्चों, ओशन करेंट्स। चलो उसे भी समझ लेते हैं। श्योर सर। स्क्रीन पर वॉट में देखो बच्चों। सोचो, अगर समंदर एक बड़ा स्विमिंग पूल होता तो उसमें पानी हर जगह एक जैसा होता ना, पर समंदर में कुछ जगह का पानी गरम गरम चाय जैसा होता है और कुछ जगह आइसक्रीम जैसा ठंडा। सर चाय, सर आइसक्रीम, ओ हो, दोनों मिलेंगे बच्चों, दोनों मिलेंगे। बस कुछ समय में आप घर जाओगे, दोनों एंजॉय करना। ओके सर। और ये दोनों मिलके बनाते हैं ओशन करेंट्स। ओ, एक तरफ से गर्म पानी पोल्स की तरफ जाता है जिसे हम कहते हैं वार्म करेंट्स, और पोल से ठंडा पानी इक्वेटर की तरफ आता है, उसे हम कहते हैं कोल्ड करेंट्स। अरे ये तो बहुत सिंपल है सर। हाँ बेटा। सर मतलब समंदर का भी एसी और हीटर सिस्टम बिल्ट इन है। हाँ बेटा, बिल्कुल, नेचर का स्मार्ट कूलिंग एंड हीटिंग सिस्टम। वाओ सर, वेरी इंटरेस्टिंग। अब वाई में देखते हैं बच्चों। बेटा, ओशन करेंट्स के बिहाइंड नेचर की टीम काम करती है। टीम काम करती है सर? हाँ, देखते हैं। विंड्स हवा देकर पुश करती है। ओके सर। अर्थ की रोटेशन थोड़ा घुमाकर कंफ्यूज करती है। टेम्परेचर और सॉल्ट डिसाइड करते हैं कौन हल्का तो कौन भारी। ओ, और कोस्ट लाइन का शेप उन्हें डायरेक्शन बताता है। बस फिर क्या, समंदर भी बन गया एक बड़ा वाटर हाईवे। ये करेंट्स अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, हीट को इक्वेटर से पोल्स तक ले जाते हैं और मरीन लाइफ के लिए परफेक्ट इन्वायरमेंट बनाते हैं। वाह सर, कितना मजेदार था। हाँ बेटा। अब वेयर में देखेंगे। अगर आप वर्ल्ड मैप देखो, फिगर 5.6 देखो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, तो उसमें आपको मेजर वार्म और कोल्ड करेंट्स दिखाई दे रहे होंगे। वार्म करेंट्स देखो तो ऑरेंज कलर में जितने एरोज हैं वो वार्म करेंट्स हैं, इक्वेटर के पास से निकलते हैं और पोल्स की तरफ जा रहे हैं। हाँ सर, पूरे इक्वेटर पे तो सिर्फ ऑरेंज कलर के एरोज दिख रहे हैं, मतलब वार्म करेंट्स दिख रहे हैं, और ये नीचे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हाँ बेटा, ये पोल्स की तरफ जा रहे हैं। ओके सर। कोल्ड करेंट्स जो कि आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं, वो पोल्स के पास से निकलते हैं और इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं। हाँ सर, हम देख पा रहे हैं पोल्स की तरफ ही ब्लू एरोज हैं और वो इक्वेटर की तरफ ही जा रहे हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। सर, लगता है समंदर भी गूगल मैप चला रहा है। बिल्कुल बेटा, नेचर के जीपीएस से बेटर कोई सिस्टम नहीं है। अब वापस चलते हैं, हम देखते हैं वेन। वेन में हम क्या देखेंगे? ओशन करेंट्स पूरे साल लगातार फ्लो करते रहते हैं, ना हॉलीडे ना संडे ऑफ, लेकिन उनकी स्पीड और डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो सकती है सीजन्स और विंड्स के हिसाब से। ओके सर। अब हु, ओशन करेंट्स का इफेक्ट बहुत लोगों और सिस्टम्स पर पड़ता है बच्चों। कोस्टल कम्युनिटीज फिशिंग और ट्रेड पर डिपेंड करते हैं। सेलर्स और नेविगेटर्स करंट शिप्स के रूट्स और स्पीड को इम्पैक्ट करते हैं। क्लाइमेट और वेदर पैटर्न्स पूरी दुनिया के फार्मर्स, फिशरमैन और इकोसिस्टम्स तक इसका असर जाता है। ओके सर। कंक्लूजन, समंदर का सीक्रेट सिस्टम समझ लेते हैं बच्चों। ओशन करेंट्स वो इनविजिबल रिवर्स हैं जो समंदर के अंदर बहती रहती हैं और पूरी धरती का टेम्परेचर बैलेंस रखती हैं। इसी कारण से हम नेचर के क्लाइमेट मशीन को समझ पाते हैं। सर, मतलब समंदर सिर्फ पानी नहीं, एक मूविंग मिराकल है। एग्जैक्टली। और इसीलिए कहते हैं बच्चों, जितना समंदर गहरा उतने उसके बहते हुए राज भी गहरे हैं। मजा आ गया सर। सर, ये मुझे पूरा समझ में आ गया। हाँ सर, मुझे भी। वेरी गुड बच्चों। अब बच्चों फिर से फिगर 5.6 को एक बार देखो, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं। श्योर सर। बच्चों, फिगर 5.6 जो है
वो आपको दिखाता है कि कैसे ओशन करेंट्स पूरी दुनिया के ओशंस में मूव करते हैं, कुछ गर्म और कुछ ठंडे कोल्ड पानी के करंट्स के रूप में। वार्म करंट्स इक्वेटर से पोल्स की तरफ ऑरेंज कलर में जो आपने देखे। गल्फ स्ट्रीम गल्फ ऑफ मैक्सिको से निकलकर नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट के साथ फ्लो करता है और वेस्टर्न यूरोप के क्लाइमेट को वार्म बनाता है। बच्चों, ये जो नाम अब आपके सामने आ रहे हैं वो मैप में दिए हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में इनको रखा है। ये आपसे 7th क्लास में क्वेश्चंस में नहीं पूछा जाता है, ये सिर्फ गुड टू नो इन्फॉर्मेशन के लिए है, ताकि किसी बच्चे को अगर मैप को समझना हो नामों के जरिए तो उसे भी समझ में आ सके। ओके सर अच्छा लग रहा है, प्लीज कंटिन्यू करिए। हाँ बेटा बिल्कुल। तो गल्फ स्ट्रीम की हम बात कर रहे थे। गल्फ ऑफ मैक्सिको से निकलकर नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट के साथ फ्लो करता है और वेस्टर्न यूरोप के क्लाइमेट को वार्म बनाता है। क्यूरोशियो करंट जापान के पास से निकलकर नॉर्थ पैसिफिक की तरफ जाता है। ब्राजील करंट साउथ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट के साथ साथ साउथवर्ड फ्लो करता है और एगुलास करंट अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट के साथ फ्लो करता है। ये थी बात बच्चों वार्म करेंट्स की। 4 के नाम हमने डिस्कस किए जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रहे थे। अब हम बात करेंगे कोल्ड करंट जो कि ब्लू कलर में है, पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं। पहला है लैब्राडोर करंट, आर्कटिक ओशन से निकलकर नॉर्थ वेस्टर्न अटलांटिक की तरफ फ्लो करता है। ध्यान करना है बच्चों, पोल से मूव करते हैं। ओयाशियो करंट जापान के पास से साउथवर्ड फ्लो करता है, आर्कटिक रीजन से आता हुआ। पेरू हम्बोल्ट करंट साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट के साथ नॉर्थवर्ड मूव करता है। और लास्ट में है बच्चों कैनरी करंट, अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट के साथ साउथवर्ड फ्लो करता है। अब बच्चों हम देखेंगे इफेक्ट्स एंड इंपॉर्टेंस। क्लाइमेट इन्फ्लुएंस, वार्म करेंट्स नियर बाई कोस्टल एरियाज का टेम्परेचर बढ़ा देता है, कोल्ड करेंट्स कोस्टल रीजन को ठंडा करता है। ध्यान से समझना बच्चों, वार्म करेंट्स क्या करेंगे, कोस्टल एरियाज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, गर्म करते हैं, और कोल्ड करेंट्स नाम से ही क्लियर है ठंडा करते हैं। हाँ सर समझ गए। फिशिंग ग्राउंड्स जहां वार्म और कोल्ड करेंट्स मिलते हैं, जैसे जापान के पास और नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पर, वहां प्लैंकटन मतलब टाइनी टाइनी सी प्लांट्स और एनिमल्स बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं जो फिश को ऑब्वियसली अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए ये जगह जहां ये करेंट्स मिक्स हो रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, वर्ल्ड के बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं। क्वाइट लॉजिकल सर, क्लियर है सर, वेरी गुड बच्चों। नेविगेशन, ओशन करंट शिप्स के लिए हेल्पफुल भी होते हैं और कभी कभी चैलेंजिंग भी। अगर करंट शिप के डायरेक्शन में हो तो स्पीड बढ़ जाती है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आ गया तो शिप की स्पीड स्लो हो जाएगी सर, वेरी गुड बच्चों। और जहां वार्म और कोल्ड करंट्स मिलते हैं वहां पर तो फॉग बहुत हो जाता है, तो इस वजह से नेविगेशन मुश्किल हो जाता है। कंक्लूजन में बच्चों फिगर 5.6 क्लियरली दिखाता है कैसे वार्म और कोल्ड करंट्स पूरे ओशन में सर्कुलेट करते हैं, हीट ट्रांसफर करते हैं और वेदर, क्लाइमेट और मरीन लाइफ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। आप देख पा रहे हैं ना? हाँ सर, मैप तो बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड सर। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये ओशन के अंदर छुपी हुई इनविजिबल रिवर्स हैं जो हमारे प्लैनेट का नेचर बैलेंस बनाए रखती हैं और कोस्टल लाइफ को सपोर्ट करती हैं? वाह बेटा, बहुत खूब, बिल्कुल सही कहा आपने, समझ गई सर। कुमार सर, स्कूल आ गया। अरे वाह ड्राइवर जी, हम आ भी गए और पता भी नहीं चला। हाँ सर, सफर में इतना मजा आ रहा था कि हम कब बीच गए और कब बीच से लौट आए मालूम ही नहीं चला। हाँ बच्चों, क्योंकि आप सब इतने इंटरेस्ट से वाटर को समझने में जो लगे हुए थे, और सर विथ लोड्स एंड लोड्स ऑफ फन। हाँ बच्चों, सुपर ट्रिप सर, आई मस्ट से थैंक यू फॉर योर हार्टफेल्ट फीडबैक बच्चों। सर, क्या हमेशा की तरह एंड में मैं कुछ पंक्तियां बोलने की इजाजत पा सकता हूँ? जरूर बच्चे, क्यों नहीं, इरशाद। सर, शुरू करना चाहूंगा। हाँ बेटा। पानी पानी हर जगह धरती का ये नूर है, जीवन की हर सांस में पानी तो जरूर है। समंदर से बादल बने
फिर बारिश बन जाते हैं, नदियाँ सागर झीलों के रास्ते दुनिया को सींच जाते हैं। वेव्स हिलाती लहरों को, टाइड्स उठती 2 बार, मून और सन मिलके देते हैं नेचर का उपहार। सुनामी दिखाए ताकत अपनी, पर सीख भी दे जाती है। वार्निंग सिस्टम से जिंदगी अब सुरक्षित हो जाती है। ओशन करंट बहता राज, गर्म और ठंडा दोनों साथ, हीट ले जाए पोल्स तक, धरती रखे एक ही बात। कन्वेक्शन ने समझा दिया कैसे हीट ऊपर जाए, कुमार सर ने इतना इजी बनाया, अब हमें सब समझ में आए। थैंक यू सर, बहुत सुपर बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा लिखा आपने। और आपने तो इतनी अच्छी लाइंस बोली हैं कि एक तरह से चैप्टर का रिवीजन भी इसमें हो रहा है। हाँ सर, सच में सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे भाई ने इसमें मेंशन कर दिए हैं। बिल्कुल बच्चों, सर इस पे तो तालियां बनती हैं। जरूर बेटा, जरूर। ओके सर, 2 लाइन्स मैं भी बोलना चाहूंगी। जरूर बेटा, क्यों नहीं। सर, बच्चों ने सीखा, हंसकर सीखा, साइंस भी बन गया फन। वाटर चैप्टर का मैजिक ऐसा था, वी फील शाइनिंग ब्राइट लाइक सन। थैंक यू कुमार सर, आप हो ज्ञान और फन का अनोखा संगम। What a unique and creative class this is बच्चों। Many many thanks my dear students। थैंक यू सो मच बच्चों। तो बच्चों, चैप्टर एंड करते हुए, जैसा मुझे आपके फीडबैक से ऑलरेडी लग रहा है, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो ध्यान से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करने, ताकि ज्ञान सब तक पहुंचे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरे वीडियो के इंस्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। आप देख रहे थे सोशल बाई कुमार, पढ़ो स्मार्ट, सोचो स्मार्ट, कुमार सर के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।